अध्याय 3191 से 3200। दोनों पक्षों का युद्ध अत्यंत भयंकर है। वे अभिजात वर्ग के अभिजात वर्ग हैं। उज्ज्वल परिवार के युद्ध किले को सभी प्रकार के आतंकवादी हमलों से मुक्त कर दिए जाने के बाद एक युद्ध किला दुनिया के एक तरफ को पकड़ सकता है और टेहरान को आगे बढ़ने से रोक सकता है। टेहरान की ओर हॉर्न की आवाज के साथ युद्ध राक्षस अंततः प्रकट हुए। तारों के समान बड़े इन राक्षसों ने आतंक की शक्ति से रौंद डाला और युद्ध के किले से युद्ध किया। चाहे वह युद्ध किला हो या युद्ध राक्षस, मुझे नहीं पता कि इसे पाने के लिए कितनी संपत्ति की आवश्यकता होती है। इसे प्राप्त करने के बाद इसके रख रखाव के लिए भी बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो छोटे परिवारों को बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। जब दो जातीय समूह लोगों के राज्य पर हावी होने में सक्षम हो गए, तो एक के बाद एक विवरण सामने आए और सबसे दुखद युद्ध चल रहा था। एक के बाद एक युद्ध किले को नष्ट कर दिया गया और उज्ज्वल परिवार के विशेषज्ञों को आगामी टेहरान घुड़सवार सेना द्वारा चपटा कर दिया गया। विशाल युद्ध जानवर बह गए और गिर गए और उनके विशाल शरीर गिर गए, जिससे भूकंप और सुनामी आ गई। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई अत्यंत क्रूर और भयंकर थी। इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये दुनिया के अंत जैसा था। इन युद्ध किलों के प्रतिरोध के साथ टेहरान की प्रगति निस्संदेह बहुत धीमी है। पहले के विपरीत यह एक लंबे तीर की तरह है। एक तीर से उज्ज्वल परिवार की रक्षा हजारों मील दूर हो जाएगी और सभी दिशाओं में पीछे हट जाएगी। सम्राट, ऐसा लगता है कि मैं व्यक्तिगत रूप से बाहर जा रहा हूँ। आप यहाँ चीनी सेना के प्रभारी हैं। आइए इसे मुझे दें। हम गुआंगमिंग परिवार को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दे सकते। हमें उन्हें तोड़ना होगा। रक्षा करें और जितनी जल्दी हो सके गुआंगमिंग पवित्र पर्वत में प्रवेश करें, इससे पहले कि हम गश्ती दूत की मदद बन सके और सभी मजबूत विदेशियों को मार सके। फैंग ही अंततः अपने बादल बिस्तर से उठ खड़ा हुआ, सम्राट की ओर देखा और कहा। हालांकि सम्राट भी अग्रिम पंक्ति का दौरा करना चाहता था, वह ये भी जानता था कि मध्य सेना में कोई न कोई अवश्य होगा और पूरी सेना का प्रधान सेनापति भी अपरिहार्य था। उन्होंने बचपन से ही साहित्य और मार्शल आर्ट भी सीखा है। उन्हें अद्वितीय नायक कहा जा सकता है। अन्यथा वह कई प्रतिस्पर्धियों से अलग नहीं रह सका और अंततः सुइहुआन का बंद शिष्य बन गया। अंत में वह सम्राट भी बन सकता है। ये सारी बातें उन्हें स्वाभाविक रूप से समझ में आ गई। तब आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि गुआंगमिंग कबीले के अधिकांश विशेषज्ञों को गश्ती दूत ने खींच लिया है या मार डाला है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि जाल में मछली होगी या नहीं। सम्राट ने कहा, मैं समझता हूँ। फैंग ही के समाप्त होने के बाद पूरा आदमी टेहरान सेना में गायब हो गया था। जब वह फिर से प्रकट हुआ, तो वह पहले ही युद्ध की अग्रिम पंक्ति में दिखाई दे चुका था और युद्ध का किला जो हर जगह अद्भुत ऊर्जा उगल रहा था, और मुझे नहीं पता कि उज्ज्वल परिवार के कितने संसाधन अंततः बनाने में खर्च किए गए थे, वह उसके सामने प्रकट हुआ। बड़ा एक जोरदार दहाड़ के साथ फैंग ही का पूरा शरीर हवा के खिलाफ उठ गया और सीधे एक अदम्य विशालकाय की तरह धर्म के स्वर्ग और पृथ्वी में बदल गया। प्रतिभाशाली परिवार के कई लोग इस अद्वितीय छवि को अपने सामने देखकर कांप रहे हैं। हालांकि वे अपने सामने वाले व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन वे अपने सामने वाले व्यक्ति की गति से एक अभूतपूर्व आतंकवादी दबाव महसूस कर सकते हैं। टकराना। फैंग ही ने अपना बड़ा हाथ खोला और एक विशाल फ्यूटन की तरह युद्ध किले की ओर चला गया। एक पल में पूरे युद्ध किले पर एक विशाल सेना ने हमला कर दिया। इस बड़े हाथ के सामने कैसी भी रक्षा कुछ भी नहीं थी। इसे एक पल में ध्वस्त कर दिया गया और गुआंगमिंग परिवार के विशेषज्ञ उस हिंसक बल द्वारा पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये सम्राट की शक्ति है। इन युद्ध किलों में शिखर देवता या अर्थ सम्राट भी है, लेकिन बादशाह के सामने ये लोग क्या चीज है। वे बस असुरक्षित हैं। सम्राट से लड़ने में सक्षम ये सिर्फ सम्राट है। दूसरों में तो ऐसी योग्यता ही नहीं है। ओहो, फैंगाई के पीछे चलने वाले कई टेहरान शूरवीर खुशी से दहाड़ रहे थे। उन्होंने लंबे समय तक युद्ध किले पर हमला किया और केवल फैंगाई के थप्पड़ से ही धराशायी हो गए। ऐसी शक्ति उनके पक्ष में थी। वे मन से दुखी कैसे हो सकते हैं। अधिक से अधिक टेहरान सेनाएं फैंगाई परिवार के पीछे एकत्रित हो गईं और फैंगाई परिवार को अगुआ और तीर के रूप में पूरे रास्ते पर ले गईं। चाहे वह युद्ध किला हो या उज्ज्वल परिवार का मृत युद्ध जानवर, फैंग ही के सामने वे सभी कमजोर थे और सभी को पाउडर बना दिया गया था। गुआंगमिंग परिवार ने जिस रक्षा पंक्ति को अभी अभी मजबूत किया था, वह फैंग ही के हमले के तहत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। इस बार वे हजारों मील दूर भी नहीं जा सके, क्योंकि वे सभी गोली मार दिए गए थे। गुआंगमिंग परिवार के पास फैंगाई परिवार के सामने खड़े होने की कोई शक्ति नहीं है।
आसमान हो या जमीन, हर जगह इंसानी घुड़सवार सेना मौजूद है। सैनिक अजेय हैं और सभी बाधाओं को नष्ट कर देते हैं। गुआंगमिंग परिवार के कई विशेषज्ञ डरे हुए हैं। ऐसी ताकत के सामने कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। बहुत से लोग निराशा में पूछते हैं कि उनके परिवार के सम्राट क्यों प्रकट नहीं हुए और गुआंगमिंग सम्राट क्यों प्रकट नहीं हुए। वे केवल फेगई परिवार को कहर बरपाते हुए देख सकते हैं। यह ऐसा है जैसे टेहरान लटक रहा है। यह एक बग है। ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। सामान्य तौर पर गुआंगमिंग परिवार के सम्राट को बहुत पहले ही प्रकट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी नहीं। लगता है भगवान उनकी प्रार्थनाएं सुनते ही नहीं। इस समय जितना अधिक आप मारते हैं उतना ही आप दूर भागते हैं। टेहरान घुड़सवार सेना को पागल कर दिया गया है। आपके पूरे शरीर पर खून की एक परत जमी हुई है। खून की यह परत न केवल हत्या के इरादे का प्रतीक है, बल्कि दुश्मन का खून भी है। जैसे जैसे टेहरान सेना करीब आती जा रही है, लोग गुआंगमिंग पवित्र पर्वत की छाया को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जीत उनके सामने है। अनगिनत साल पहले गुआंगमिंग लोगों के उदय के बाद से टेहरान के लोहे के खुर लंबे समय तक यहाँ दिखाई नहीं दिए हैं, और यहाँ तक कि गुआंगमिंग पवित्र पर्वत भी नहीं देखा जा सकता है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। जैसे जैसे हम गुआंगमिंग पवित्र पर्वत की दिशा के करीब पहुंचे, गुआंगमिंग परिवार के अधिक से अधिक विशेषज्ञ विरोध करने के लिए सामने आए। विभिन्न अलार्मों की घंटियां आखिरकार बज उठी और हजारों मील तक फैल गईं, जिससे लोगों के दिल और दिमाग हिल गए। कई सरणियां जल्दबाजी में पुनर्प्राप्त हो गईं, और सभी सीमाएं जिनका उपयोग कई किशोरों द्वारा नहीं किया गया है, उन्हें एक पल में शुरू कर दिया गया है। भले ही उज्ज्वल परिवार के लोग पागल हों, वे कल्पना नहीं कर सकते कि टेहरान एक सांस में उज्ज्वल पवित्र पर्वत के सामने मार सकता है। सामने मौजूद विशिष्ट सैनिकों के बारे में क्या वे सभी मर चुके हैं? वे नहीं जानते कि यह लगभग वैसा ही है। उन लोगों की पीछे हटने की गति टेहरान की चार्जिंग गति की बराबरी भी नहीं कर पाती। वे केवल एक के बाद एक टेहरान के हाथों मर सकते हैं। यहाँ तक कि कई लोग खबर फैलाने का समय मिलने से पहले ही मर जाते हैं। अधिक से अधिक युद्ध किले खड़े हो गए, जिनकी अमर और अजेय रक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन इस समय टेहरान घुड़सवार सेना के प्रभाव में वे सभी ढह गए और विरोध नहीं कर सके। सबसे उग्र प्रतिरोध वाली रक्षा पंक्ति को फेंगई ने स्वयं तोड़ दिया था, और वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। यह एक नरसंहार है। यह बिल्कुल भी परिमाण का क्रम नहीं है। सम्राट स्तर के अस्तित्व के बिना वे फेंगई परिवार के प्रहार का विरोध भी नहीं कर सकते। हालांकि रक्षा पंक्ति पर उनकी सेनाएं विशिष्ट हैं, लेकिन इतनी सारी सेनाओं के हमले का विरोध करना स्पष्ट रूप से असंभव है, जैसे चींटियां पेड़ों को हिलाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ तक कि उन शक्तिशाली अर्ध सम्राटों के पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं था। जिसने भी उठने की हिम्मत की, फेंगई ने ही उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। एक समय की बात है, गुआंगमिंग परिवार द्वारा टेहरान रक्षा पंक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता था। गुआंगमिंग परिवार में टेहरान की तुलना में अधिक सम्राट हैं, इसलिए जब तक कुछ लोगों में उसे और सम्राट को शामिल किया जाता है, बाकी लोग लापरवाही से टेहरान विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ सकते हैं। उन अर्ध सम्राटों को बलपूर्वक रोकने के लिए अक्सर स्वयं का बलिदान देना पड़ता है। कई बार उन्होंने चकमक सम्राट द्वारा छोड़ी गई आंतरिक जानकारी का भी उपयोग किया, जिसने अंततः इन उज्ज्वल परिवारों का विरोध किया। उस समय उज्ज्वल परिवार निष्पक्षता के बारे में बात नहीं करता था। जब तक टेहरान का सबसे मजबूत हिस्सा हटा दिया गया, सब कुछ इसके लायक था। यह विनाश का युद्ध है। टेहरान के सबसे शक्तिशाली लोगों को भारी क्षति हुई है। यही कारण है कि टेहरान की पृष्ठभूमि मजबूत है, लेकिन सम्राट और सम्राट के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं हैं जितने उज्ज्वल परिवार के हैं। क्योंकि उन होनहार ताकतवर लोगों को उज्ज्वल परिवार ने मार डाला और उखाड़ दिया, और उन्हें बड़ा होने का मौका ही नहीं दिया। और अब ये सब उज्ज्वल परिवार को लौटा दिया गया है। उन्हें भी सम्राट द्वारा संरक्षित न किए जाने के द्वैत का स्वाद चखने दीजिए। उज्ज्वल परिवार के वे अर्ध सम्राट मजबूत लोग केवल व्यूह में बाहर आ सकते हैं और अपने व्यूह के साथ पवनी परिवार के खिलाफ लड़ सकते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बस एक क्षण ही बचा था कि वह पूरी तरह टूट गया। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत ज्यादा है। फेंगई कोई नवागंतुक नहीं है जो अभी अभी सम्राट बना है। वह चौथे क्षेत्र के स्तर का विशेषज्ञ है और उसे सम्राटों के बीच एक विशेषज्ञ माना जा सकता है। कई टेरेंस ने फेंगई की पीठ का अनुसरण किया और एक चौंकाने वाली जानलेवा भावना फूट पड़ी। वर्षों से उत्पीड़ित आत्मा को पहाड़ों और नदियों को चौंकाते हुए रातों रात मुक्त कर दिया गया। पूरा राज्य हिलता हुआ नजर आ रहा था।
अनगिनत सेनाओं द्वारा छोड़ी गई जानलेवा आत्मा के नीचे आकाश और भूमिगत सब कुछ शांत और कांप रहा था। टेहरान सेना लगातार मजबूत होती जा रही है और गति सीमा तक मजबूत है। अग्रणी गुआंगमिंग पवित्र पर्वत की ओर भागने के लिए फैंगई का पीछा करता है, जबकि सम्राट द्वारा चीनी सेना को गुआंगमिंग परिवार के विशेषज्ञों को शांत करने के लिए जुटाया जाता है, जो एक आपदा से बच गए हैं और इन शेष विशेषज्ञों को फांसी दे देते हैं। कभी कभी जब चरम अर्थ सम्राट स्तर होता है, तब भी सम्राट व्यक्तिगत रूप से उनका दमन करेगा। हालांकि वह सम्राटों के बीच एक महान शक्ति नहीं है, फिर भी इन अर्थ सम्राटों को दबाने में कोई समस्या नहीं है। दोनों ने एक दूसरे का मौन रहकर सहयोग किया। गुआंगमिंग परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ा और एक पल में सब कुछ खो दिया, क्योंकि कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। गुआंगमिंग परिवार की ताओवादी सेना अक्सर उनके एक साथ इकट्ठा होने के बाद ही हार जाती थी। ये टेहरान की तरह एक सेना नहीं बना सका, लेकिन एक सेना नहीं बना सका। यह अंडे से पत्थर पर प्रहार करने के समान था, जो टेहरान के आक्रमण को बिल्कुल भी नहीं रोक सका। इस भयानक प्रभाव गति के तहत टेहरान मोहरा सेना गुआंगमिंग पवित्र पर्वत के नीचे तक पहुंच गई है और पूरे गुआंगमिंग पवित्र पर्वत को घेर लिया है। जारी रहेगा। पुनश्च आज के सभी अपडेट वितरित कर दिए गए हैं। कृपया सदस्यता लें और मासिक टिकटों के लिए सहायता मांगे। जब वे गुआंगमिंग पवित्र पर्वत के नीचे पहुंचे, तो उन्हें केवल गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर एक भयानक एवेन्यू के प्रभाव की लहर महसूस हुई। हालांकि उनमें से अधिकांश गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर सरनी द्वारा अवरुद्ध थे। हालांकि कुछ झटके आए, लेकिन सौभाग्य से आखिरी झटके फैंगई द्वारा व्यवस्थित सरनी से दूर हो गए। गुआंगमिंग पवित्र पर्वत को घेरने के बाद फैंगई ने तुरंत सेना भेजना शुरू कर दिया और गुआंगमिंग परिवार की पैतृक भूमि को साफ करने और गुआंगमिंग परिवार के अंतिम विवरण को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए विशेषज्ञों को भेजा। यह विनाश का युद्ध है। थोड़ी सी भी दया के लिए कोई जगह नहीं है और कोई भी थोड़ी सी भी दया नहीं चाहता है। उज्ज्वल परिवार का उदय बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मृत्यु या दास के रूप में कैद होने के साथ हुआ। दोनों पक्षों के बीच जमा नाराजगी लंबे समय से नफरत का सागर बन गई है और कम होने की कोई संभावना नहीं है। इससे पहले कि टेहरान की ताकत गुआंगमिंग परिवार को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उन्होंने अनिच्छा से मना कर दिया और गुआंगमिंग परिवार जू सुइहुआंग से डरता था, जो नहीं जानता था कि कहां जाना है। आज सबसे बड़े परिवर्तन और अवसर ये जीवेन की शुरुआत हुई। पिछली लड़ाई में गुआंगमिंग परिवार की सेनाएं पहले ही बन चुकी थी और नष्ट हो चुकी थी, और शेष भाग एक बड़े जवाबी हमले का आयोजन नहीं कर सका। भले ही कुत्ता जल्दबाजी में दीवार फांद जाए, लेकिन वह स्थिति को नहीं बदल सका। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि सफल होने में कितनी लागत आती है। बात बस इतनी है कि फैंगई परिवार सबसे आगे है और सम्राट पीछे केंद्रीय सेना है, जो विद्रोह को शांत करने के लिए सभी ताकतें जुटा रहा है। गुआंगमिंग परिवार के शेष विशेषज्ञ किसी भी लहर को पलट नहीं सकते। यदि वास्तव में कोई बंद अर्थ सम्राट है, तो टेहरान परिवार के दो सम्राटों की कटाक्ष से बचना मुश्किल है। हालांकि जब तक उज्ज्वल परिवार का सम्राट प्रकाश के पवित्र पर्वत से बच नहीं जाता, यह अधिक अवास्तविक है। हालांकि उसने बेतहाशा मार्च किया और 1000 मील की दूरी तय की, फैंगई परिवार गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर लड़ाई पर ध्यान दे रहा है। यदि शांतिकाल में अनेक बाधाएं और व्यूह हो, तो सम्राट भी उसकी जासूसी नहीं कर सकता। ये टेहरान के पवित्र पर्वत बुझोउ पर्वत की तरह है। हालांकि कई सम्राटों की लड़ाइयां पहले ही गुआंगमिंग पवित्र पर्वत की सीमा और रक्षा को तोड़ चुकी हैं, और वे किसी भी रक्षा सीमा को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह देख सकता था कि इस समय तुजिवेन कई सम्राटों की घेराबंदी में था, और कई अर्थ सम्राटों और देवताओं ने संयुक्त रूप से तुजिवेन से लड़ने के लिए व्यूह रचना की थी। यदि नहीं, तो तुम जिवेन खड़े होते और उन्हें लड़ने देते, वे उसका एक बाल भी हिलाना नहीं चाहेंगे। कई विशेषज्ञों की घेराबंदी के तहत ये जिवेन अभी भी अस्वस्थ थे। उनका समय का लबादा अब दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि पूरी तरह से प्रकट हो गया था। समय का नियम चलता रहता है। समय समय पर कुछ दिव्य राजा और अर्थ सम्राट समय के नियम से प्रभावित होते हैं, अद्भुत गति से बूढ़े होते हैं और फिर सफेद हड्डियों के ढेर में बदल जाते हैं। ये किसी भी आक्रमण से भी अधिक भयानक साधन है। ये शक्तिशाली हस्तियां जो दावा करती हैं कि वे 3 लोकों से बाहर निकल गई हैं, 5 तत्वों में नहीं हैं और समय से प्रभावित नहीं होंगी, लेकिन थोड़े से माइक्रोवेव के छूने के बाद बुरी तरह मर गई। इस पद्धति से सम्राट भी बहुत डरते हैं। उनके शरीर लंबे समय से अखंड हैं और स्वर्ग और पृथ्वी के साथ मेल खाते हैं, लेकिन समय के इस नियम के सामने वे भी बहुत सिरदर्द हैं। ऐसा लगता है कि आपके सदियों पुराने कौशल को खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगता।
आखिरकार इन सम्राटों के पास अक्सर लाखों वर्ष, दसियों लाख वर्षों का अभ्यास होता है, लेकिन वे अभी भी काफी परेशान करने वाले होते हैं। इस अवधि के दौरान येज़िवेन का समय के नियम का अनुप्रयोग एक नए स्तर पर पहुंच गया है। वह समय की आड़ में पूरी तरह आग्रह करने की शर्त पर ऐसा कर सकता है। निस्संदेह ये बिना लागत के नहीं है। येज़िवेन लगातार ड्रैगन की नस को जला रहा है। जब आप में अपार आध्यात्मिक शक्ति आ जाए तभी आप निरंतर समय का आग्रह कर सकते हैं। समय के लबादे के अलावा येज़िवेन के विभिन्न साधनों ने भी इन घिरे हुए सम्राटों को सिरदर्द दिया। कई सम्राटों की क्षमताओं के साथ उन्हें जल्द ही युद्ध के कुछ नियमों को समझने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि इस तथ्य ने उन्हें घुटने टेकने के लिए प्रेरित किया। येज़िवेन की 3000 मार्शल आर्ट बहुत परिवर्तनशील है। किसी भी मार्शल आर्ट को अलग से निकाला जा सकता है। हालांकि इनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, इन्हें बिना किसी डुप्लीकेट के किसी भी समय बदला जा सकता है, जिससे उन्हें अक्सर नुकसान होता है। क्योंकि प्रत्येक प्रकार की मार्शल आर्ट पूरी तरह से अलग है। कुछ भयंकर है, कुछ मोटी है, कुछ बिजली की तरह तेज है और कुछ एक ध्वस्त दुनिया की तरह है। प्रत्येक प्रकार की समस्या से निपटने के तरीके अलग अलग होते हैं। येज़िवेन की तरह अपने हमले के तरीकों को बदलना उनके लिए सिरदर्द है। लीज की भूमि के कई विशेषज्ञों को ज़ेंटियन ले हुआंग ने अकेले ही रोक दिया था और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा जब उन्होंने येज़िवेन का उग्र रूप देखा तो उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यह अपनी मौत की तलाश करने जैसा था। लेकिन जब वे पीछे हटना चाहते थे तो उन्हें एक चौंकाने वाली चीज मिली। वही ये थी कि गुआंगमिन पवित्र पर्वत को घेर लिया गया था और टेरान सेना ने गुआंगमिन पवित्र पर्वत की तलहटी में कत्लेआम कर दिया था। यानी उनका पीछे हटना भी बंद कर दिया गया। अचानक वे घबरा गए। विशेष रूप से लीज की भूमि के कई सम्राट टेरान सरनी पर हमला करने के लिए लगभग उठे और बाहर निकल गए। वे दूसरों की परवाह नहीं कर सकते थे। बस फंस मत जाओ। लेकिन जल्द ही ज़ेंटियन ले हुआंग को इन लोगों की हरकतों के बारे में पता चला और चिल्लाया, आप क्या करने जा रहे हैं? ज़ेंटियन ले हुआंग, हालांकि अब आप मानव जाति के सम्राट हैं। आखिरकार आप लीज की भूमि में पैदा हुए हैं। आप वास्तव में लोकप्रिय नहीं होंगे। आइए हम सभी को यही मार दिया जाए। लीज देश का एक राजा खड़ा हुआ और बोला। इससे पहले वे शांत रह सकते थे क्योंकि कोई रास्ता नहीं था। बड़ी बात तो बच निकलना था, लेकिन अब टेरान सेना ने गुआंगमिन पवित्र पर्वत को घेर लिया। उनका बचना नामुमकिन था। एक बार येज़िवेन आ गई तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इस समय न केवल वज्र सम्राट बल्कि छाया सम्राट ने भी लीज भूमि में कई विशेषज्ञों की गतिविधियों पर ध्यान दिया और तुरंत कहा, क्या अब आपके लिए भागना उपयोगी है? भले ही आप लीज भूमि पर भाग जाएं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? टेरान सेना के घेरे और दमन से बच जाएं। बेहतर होगा कि हम हमारे साथ सम्राट को मार डालें और भविष्य में कभी परेशानी न झेलें। लीज देश के कई विशेषज्ञ ये सुनकर चौंक गए। दरअसल एक बार जब येज़िवेन टेंग आए और कोई बाधा नहीं थी तो वे क्या कर सकते थे, भले ही वे लीज की भूमि पर वापस भाग गए हो। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ जब येज़िवेन लीज की भूमि में प्रवेश करते हैं तो क्या वे फिर से बच सकते हैं? वे कहां बच सकते हैं? यदि वे येज़िवेन को एक साथ नहीं मार सकते तो वे क्या कर सकते हैं? ये सोचते सोचते कई लोगों की आंखों में अचानक तेज रोशनी आ गई। एक खोए हुए कुत्ते की तरह लीज से बाहर निकाले जाने के बजाय वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। वे उससे लड़ भी सकते हैं। ये सही है। मैं वैसे भी मरने जा रहा हूँ। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता। लीज के सम्राट ने पूरा निर्णय लिया और खड़े होकर कहा, ज़ेंटियन ले हुआंग, हम लीज की भूमि पर कब्जा करने के लिए आपकी आज्ञा का पालन करते थे। अब आपने आत्मसमर्पण कर दिया है, लेकिन आप हमें मरते हुए नहीं देख सकते। यदि आप वास्तव में हमें मरते हुए देखना चाहते हैं तो असभ्य होने के लिए हमें दोष न दें। लीज भूमि के ये विशेषज्ञ एक गतिरोध पर मजबूर हैं। स्वाभाविक रूप से वे ज़ेंटियन ले हुआंग की निरोध की परवाह नहीं करते हैं और ज़ेंटियन ले हुआंग के साथ लड़ने का इरादा रखते हैं। सम्राट ज़ेंटियन ले का चेहरा बहुत बदसूरत है। लीज में ये लोग उसके विरुद्ध विद्रोह करने का साहस करते हैं। हालांकि कई सम्राट समान हैं, वास्तव में वह अभी भी नेता है। उन्होंने स्वयं को लीज का स्वामी माना है। अब उनकी राय में इन लोगों का व्यवहार विद्रोह है। इसके अलावा क्या वह इन लोगों को जाने दे सकता है? ये नामुमकिन है। यदि येज़िवेन को कोई विचार होता तो उसे दफनाने की जगह के बिना ही मरना पड़ता। वह अब भी बहुत स्पष्ट रूप से जानता है कि गरीब मरना है या मृत मित्र। दोनों पक्ष मरना नहीं चाहते। लड़ाई आसन है।
एक और भयानक सम्राट युद्ध क्षेत्र एक पल में बनता है। सेंटियन ले हुआंग, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में उस आदमी के लिए अंत तक काम करना चाहते हैं और हम सभी को यही मरने देना चाहते हैं, है ना? लीज देश के एक सम्राट ने कहा। यदि यह आवश्यक नहीं है तो वे यहाँ जेंटियन ले हुआंग के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं। वे ये भी नहीं जानते कि जेंटियन ले हुआंग को नियंत्रित कर लिया गया है, और ऐसी बात जेंटियन ले हुआंग के लिए भी शर्म की बात है और वे इसे कहने की पहल नहीं कर सकते। लीज भूमि में कई विशेषज्ञ हैं, लेकिन जेंटियन ले हुआंग की ताकत अधिक मजबूत है। मुझे डर है कि कुछ ही समय में इस लड़ाई में कोई जीत या हार नहीं होगी, और जेंटियन ले हुआंग बस समय की देरी करना चाहता है जब तक कि ये जिविनटेंग नहीं आ जाता। उस स्थिति में सभी समस्याएं कोई समस्या नहीं होंगी। तो फिर असभ्य होने का दोष हमें मत दो। सहसा वज्र सम्राट को मानो कोई आदेश मिला और बोले, एक मिनट रुको, आप और क्या कहना चाहते हैं? एक सम्राट ने झट से कहा कि यदि वे कर सकते तो भी वे जेंटियन ले हुआंग से लड़ना नहीं चाहते। ये समय की बर्बादी थी। अंत में अगर वे जीत भी गए तो वे क्या कर सकते थे? सबसे महत्वपूर्ण समय नष्ट हो गया। क्या आपने कभी भविष्य में टेरान कैंप में शामिल होने के बारे में सोचा है? वज्र सम्राट ने कहा, अब जब टेरान का उदय हो गया है तो 4 राज्यों पर शासन करना पर्याप्त नहीं है। ये रोजगार का समय है। उस स्थिति में आप टेरान शिविर में शामिल क्यों नहीं हो जाते? अपनी ताकत के साथ आप कर सकते हैं। उच्च शक्ति और उच्च पद के बिना काम नहीं चलेगा। लीज की भूमि पर प्रभुत्व करने के बजाय आप 4 राज्यों के स्वामी भी बन सकते हैं। भविष्य में टेरान अधिक स्थानों पर शासन करेगा और आप पर कम। क्या यह अच्छा है? उद्धरण चिन्ह। कई विशेषज्ञ लीज भूमि में जब उन्होंने ये सुना तो वे चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जेंटियन ले हुआंग उन्हें आकर्षित करना चाहता है। कई बुद्धिमान लोगों ने तुरंत सोचा कि टेरान का इरादा उन्हें आकर्षित करने का था। वे 4 राज्यों को बसाने के लिए टेरान के कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से वे दुनिया भर में नायकों की भर्ती करना चाहते थे। अन्यथा टेरान के लिए 4 राज्यों को एक परिवार की शक्ति से बसाना अवास्तविक होगा। ताकत में सुधार रातों रात पूरा नहीं किया जा सकता। इसे हल करने में लाखों वर्ष और करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इस समय दुनिया भर से नायकों को अपने उपयोग के लिए आकर्षित करना खुद को बेहतर बनाने का सबसे यथार्थवादी और तेज तरीका बन गया है। लीज भूमि में इन विशेषज्ञों के लिए यह एक अच्छा रास्ता नहीं हो सकता है। जारी रखने के लिए कृपया बेहतर उपन्यास और तेज अपडेट खोजें। न मरने में सक्षम होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अगर उन्हें अंत तक मजबूर नहीं किया जाए तो कोई भी मौत से लड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा चाहे वे इसे स्वीकार करने को तैयार हो या नहीं, वे ये भी जानते हैं कि उनके साथ भी ये जिवेन के साथ लड़ाई में जीत की बहुत अधिक संभावना नहीं है, क्योंकि अब तक ये जिवेन ने हार की थोड़ी सी भी छवि नहीं दिखाई है। लेकिन एक दूसरे की तुलना में विशेषज्ञ गिर रहे हैं, यहाँ तक कि सम्राट का गिरना भी आसान है। इसके अलावा जेंटियन ले हुआंग ने जो कहा उसमें बड़ा प्रलोभन है। ये लीज की भूमि से लेकर 4 राज्यों की भूमि पर प्रभुत्व स्थापित करने की अवधारणा नहीं है। सचमुच उनका भविष्य उज्जवल है और वे मूर्ख नहीं हैं। वे जल्द ही समझ जाते हैं कि ये जिविन उन्हें भर्ती करने के लिए क्यों इच्छुक है। कारण बहुत सरल है। हालांकि उन सभी के अपने अपने जातीय समूह हैं, जातीय समूह बहुत बड़े नहीं हैं और टेरान के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते हैं। हालांकि वे भर्ती कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। टेरान 4 राज्यों की भूमि पर एकाधिकार नहीं कर सकते, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो। सृष्टि के देवता के इतने विशाल और शक्तिशाली अस्तित्व के साथ क्या इसके शासन के तहत कई महान धर्म और स्थानीय दिग्गज जैसे अंधेरा कबीला, मानव कबीला और पत्थर कबीला नहीं है? टेरांस 4 राज्यों पर एकाधिकार नहीं कर सकते। उजला परिवार, पत्थर परिवार और अंधेरा परिवार अलग अलग है। उनमें से प्रत्येक टेरान से कमजोर नहीं है। अगर उन्हें चोट नहीं लगी तो वे टेरान को कैसे झुका सकते हैं? दोनों पक्षों के बीच यही सबसे बड़ा अंतर है। इसके बारे में ध्यान से सोचें। यदि आप टेरान में शरण लेते हैं तो आपका भविष्य असीमित होगा। यदि आप हठपूर्वक विरोध करते हैं तो यह एक मृत अंत होगा। आप कहां बच सकते हैं और अन्य स्थानों पर पैर जमा सकते हैं? जेंटियन ले हुआंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और इन लीज स्थानों के नायकों की ओर उदासीनता से देखा। इन लीज स्थानों के नायकों ने एक दूसरे की ओर देखा। जेंटियन ले हुआंग सही था। यदि यह कोई व्यक्ति होता, शायद उन्हें स्वीकार भी किया जा सकता है। अपनी क्षमता के साथ वे जहां भी जाते हैं विभिन्न ताकतों द्वारा प्रतिस्पर्धा की जाने वाली प्रतिभाएं हैं। अंत में भले ही आप इसे दोबारा न कर सके, फिर भी आप सृष्टि के देव राजवंश की शरण लेने से महान लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप कोई जातीय समूह लाते हैं तो ये कहना मुश्किल है, मैं आत्मसमर्पण करने को तैयार हूँ। आखिरकार किसी ने इसके बारे में सोचा। बोलना किसी के शुरू करने के बाद अन्य अंततः ये कहने में मदद नहीं कर सके कि कुछ समय के लिए लीज भूमि के सभी नायकों ने एक के बाद एक आत्मसमर्पण कर दिया। भले ही कुछ लोग आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने सामान्य रुझान देखा तो उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा वे एक प्रमुख पक्षी के रूप में ज़ेंटियन लेहुआंग द्वारा पकड़े जाएंगे। वे खत्म हो गए हैं। ज़ेंटियन लेहुआंग को उनमें से बहुतों से निपटने में परेशानी हो सकती है, लेकिन उसने केवल कुछ शुरुआती पक्षियों से निपटा, लेकिन कोई समस्या नहीं थी। उधर लड़ाई भी बेहद तीव्र दौर में पहुंच गई है। हमलों की इन श्रृंखलाओं में देवताओं और अर्थ सम्राटों ने अपनी अधिकांश ऊर्जा खो दी है। ये तब होता है जब तू जीवन की मुख्य ऊर्जा का उपयोग इन सम्राटों से निपटने के लिए किया जाता है, अन्यथा ये पूरी तरह से बुझ गया होता। ओह, तलवार सितारों की तरह चमकती है। इसे एक लटकती हुई स्टार नदी में बदल दिया गया, इसे बेरहमी से काट दिया गया। एक सम्राट को काट दिया गया और मौके पर ही विस्फोट कर दिया गया, और सभी युवान देवता नष्ट हो गए। ये जिवेन ने उसे एक के बाद एक कई तलवारों से काट डाला। अंततः उसने अपना सारा प्रतिरोध खो दिया और सीधे स्लेग में विस्फोटित हो गया। ये जिवेन एक ओर से क्रोधपूर्ण दहाड़ उठी, फिर शून्य में अनंत अंधकार ने सब कुछ ढक लिया। एक चाकू की छाया आसमान से टकराए और ये जिवेन की ओर गिरी। गुंजन, ये जिवेन ने ठिठुरते हुए खर्राटे लिए और अचानक अपनी आंखें खोली, जिसमें उसने दिव्य किरण पर गोली चला दी। भारी पुतली ने खुलकर एक क्षण में छाया सम्राट का स्थान पकड़ लिया। उसने सीधे उल्टे मुक्के से अतीत को मार डाला। 5 उंगलियां मुट्ठी को दबाती हैं और मुट्ठी का विचार एक विशाल 6 रूलेट में बदल जाता है। आकाश में धीरे धीरे घूमते हुए आतंकवादी बल लगातार शून्य में संघनित होता गया और फिर विस्फोट कर गया। टकराना। भीड़ ने केवल एक विशाल दहाड़ सुनी। छाया सम्राट के हाथ में लंबा चाकू इंच दर इंच टूट गया और दरार के निशान तेजी से लंबे चाकू पर घने मकड़ी के जाले की तरह फैल गए और फिर टुकड़ों में बदल गए और सभी दिशाओं में उड़ गए। छाया सम्राट कराह उठा और उसके हाथ खून से लथपथ थे, मांस और खून का धब्बा। ये जिवेन ने उपहास किया और सीधे अतीत को फिर से मार डाला। इस अवधि के दौरान शैडो लॉर्ड ने लगातार अपने जीवन घातक खेल से उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी की। निस्संदेह यह कोई घातक खतरा नहीं था, यहाँ तक कि जब उसने 7वें दायरे में प्रवेश किया था तब भी पीछे हटना एक बहुत ही सरल बात थी, अब तो दूर की बात है। लेकिन अगर हम पहले छाया सम्राट को हल नहीं करते हैं तो हमें नहीं पता कि लड़ाई में कब देरी होगी। उसने अब छाया सम्राट को मारने का निश्चय कर लिया है। ये जिवेन आसमान तक दहाड़ उठी। उसके पीछे एक 6 रूलेट लगातार सघन हो रहा था और अधिक से अधिक स्पष्ट होता जा रहा था। फिर उसने अपनी 5 उंगलियों से अपनी मुट्ठी को दबाया और उसे छाया सम्राट पर पटक दिया। धिक्कार है, क्या जोरदार मुट्ठी है। छाया भगवान बार बार पीछे हटे, मुक्के से बचने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। ये जिवेन उसे ऐसा मौका नहीं देगी। उसने सीधे उसे मार डाला और उस पर जोरदार प्रहार किया। बिल्कुल नहीं। पत्थर सम्राट दहाड़ उठा। वह अच्छी तरह से जानता था कि केवल वे दोनों ही ये जिवेन को रोक सकते थे। यदि छाया सम्राट बुरी तरह घायल हो जाता या मारा जाता तो उसकी स्थिति बहुत खतरनाक होती। अन्य विशेषज्ञ भी इस समस्या से अवगत हैं। वे एक साथ आगे बढ़ते हैं और पीछे हटते हैं और लगभग एक ही समय में उन्हें मार डालते हैं। इस बार तू जिवेन ने दोबारा मुलाकात नहीं की। वह फिर से युद्ध में देरी नहीं करना चाहता था। टेरान सेना ने गुआंगमिंग पवित्र पर्वत को घेर लिया है। उसने ज़ेंटियन लेहुआंग को लीज भूमि में कई विशेषज्ञों की भर्ती करने के लिए गुप्त रूप से एक संदेश भेजा। अब समग्र स्थिति तय हो गई है, उसे अपनी तरफ से लड़ाई की जरूरत है। इसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं है। ये जिवेन पर समय के वस्त्र को चरम पर धकेल दिया गया था और जलती हुई ड्रैगनस द्वारा बनाई गई विशाल आभा को समय के वस्त्र में एकीकृत किया गया था। समय का वस्त्र भव्य दिव्य प्रकाश की फुहारों से खिल रहा है। अनंत शक्ति मुक्त होकर समय क्षेत्र में परिवर्तित हो रही है। लोगों के सारे हमले इसी में पड़ते हैं। वे पूरी तरह से समय की शक्ति से घिरे हुए हैं और ये जिवेन पर हमला करना भी मुश्किल है। केवल शी हुआन के पत्थर क्यूई ने ये जिवेन पर हमला किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये समय के आक्रमण को नहीं तोड़ सका या ये जिवेन की कार्रवाई को भी नहीं रोक सका। इस समय तू जिवेन ने भी छाया सम्राट को मारने के लिए मजबूर किया और उसे एक झटका दिया। टकराना। छाया सम्राट इसे बिल्कुल भी नहीं रोक सका। ये शिवेन की मुट्ठी की ताकत के नीचे उसका काला कवच पूरी तरह से राख में तब्दील हो गया था।
सीने के बीच में चोट लगने से वह वहीं गिर पड़ा। उफ! छाया सम्राट ने अपना पुराना खून बहाया और येज़िवेन द्वारा उसे बुरी तरह मारा गया। सारे आकाश में सुनहरा रक्त बिखर गया। प्रत्येक बूंद में काले कानून का सार था, जो रक्त के सार का सार था। अब तो बिना पैसे के ही छींटे पड़ते दिख रहे हैं। फिर से आओ। येज़िवेन एक फ्लैश की तरह बाहर निकला, छाया सम्राट को पकड़ लिया, सम्राट वू की मुहर को उसके सिर पर घुमाया और फिर उसे तोड़ दिया। बूम! छाया सम्राट एक तारे की तरह प्रकाश के पवित्र पर्वत से टकराया, प्रकाश के पूरे पवित्र पर्वत को ऊपर और नीचे हिलाया और लगभग ढह गया। उन सरणियों और कई वर्षों तक बैरियर की सुरक्षा के बिना मुझे डर है कि यह ढह गया होता। छाया सम्राट ने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर एक टूटे हुए ढांचे की तरह था और उसकी हड्डियां टूट गई थी। येज़िवेन की शक्ति सम्राट के शरीर में सहन करने के लिए बहुत अद्भुत थी। गर्जन! छाया सम्राट दहाड़ा और फिर से दौड़ने ही वाला था, लेकिन उसने देखा कि एक अद्भुत तलवार भयंकर रूप से कट रही है। टकराना! भीषण गर्जना के साथ छाया सम्राट को इस तलवार से वहीं काट डाला गया। उसे बहुत चोट लगी थी। उसके पास प्रतिकार करने की शक्ति नहीं थी। वह कटकर वहीं फट गया और उसका पूरा शरीर वहीं फट गया। युवा नशेन ने भागने की कोशिश की और उसे सीधे तलवार से फांसी दे दी गई। छाया भगवान अंततः गिर गया। नहीं, पत्थर सम्राट ने गुप्त रूप से कहा कि यह अच्छा नहीं है। येज़िवेन की हरकत इतनी तेज थी कि वह टिक नहीं सका। अब येज़िवेन को कोई नहीं रोक सकता। स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि महान चीजें बुरी होती हैं। निश्चित रूप से, जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, येज़िवेन ने छाया सम्राट को सुझाने के बाद पहली बार पत्थर सम्राट पर भाला चलाया। येज़िवेन के पीछे के पंख अचानक फैल गए, तुरंत अंतरिक्ष में घुस गए, शी हुआंग के सामने आ गए और बस एक सपाट मुट्ठी से उड़ गए। शी हुआंग ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसके पूरे शरीर पर एक प्रकार की पथरीली गैस थी। उसने उसकी रक्षा की और फिर मुंह से उसका स्वागत किया। टकराना! दो मुक्कों में जोरदार टक्कर हुई, दुनिया का रंग बदल गया और आतंक की शक्ति सभी दिशाओं में घूम रही थी। कारा! लोगों ने शी हुआंग की चीख साफ देखी। पूरा हाथ सीधे तौर पर बाधित हो गया। वह बार बार पीछे हट गया। उनके शरीर की टक्कर में उन्हें काफी नुकसान हुआ। फिर येज़िवेन बाहर निकले और पत्थर सम्राट की नाक पर तलवार से वार किया। ओह! शी हुआंग की छाती में सीधे एक बड़ा छेद हो गया था। मौके पर खून बिखर गया और हड्डियों का मलबा उड़ गया। वह बार बार पीछे हट गया और येज़िवेन की आक्रमण सीमा से भागने की कोशिश की। हालांकि येज़िवेन उसे यह अवसर बिल्कुल नहीं देगा। उसके सिर पर सम्राट वू की मुहर हवा में उठ गई थी और बड़ी होती गई, जब तक कि वह ताइगो पर्वत जितनी विशाल नहीं हो गई और वहीं गिर गई। बूम! एक धमाके के साथ शी हुआंग का शरीर मौके पर ही टूट गया और वह अब ऐसी भयानक शक्ति की चमक का विरोध नहीं कर सका। ब्रश! पत्थर सम्राट के शरीर में एक युवान भगवान सीधे बाहर निकले और उज्जवल पवित्र पर्वत पर भाग गए। ये पत्थर सम्राट का युवान भगवान था जो भागना चाहता था। ओह! एक तलवार ने आकाश को चीर दिया और युवान भगवान को फांसी पर लटका दिया। अब तक, हालांकि अन्य विशेषज्ञ भी हैं जिनकी मृत्यु नहीं हुई है, मुख्य सम्राट के पतन के साथ गुआंगमिन पवित्र पर्वत की लड़ाई समाप्त हो गई है। पत्थर सम्राट और छाया सम्राट के पतन के साथ इस लड़ाई का परिणाम अपरिवर्तनीय रूप से टेहरान के अनुकूल दिशा में चला गया है। लीज की भूमि के उन विशेषज्ञों ने जब ये दृश्य देखा तो वे स्वयं को भाग्यशाली महसूस करने से नहीं रोक सके। सौभाग्य से उन्होंने अभी आत्मसमर्पण करना चुना, अन्यथा क्या वे इसी समय मर न गए होते। जब चारों तरफ से बचे हुए विशेषज्ञों ने ये दृश्य देखा तो अधिक देर तक रुकने का साहस नहीं किया। वे सभी दिशाओं में उड़े और भागना चाहते थे। उन्होंने येज़िवेन से लड़ना जारी रखने की हिम्मत नहीं की। मार डालो, उन्हें भागने मत दो। प्लीज! भूमि के विशेषज्ञों की ओर से एक बड़ी चीख निकली। प्लीज! भूमि के सभी विशेषज्ञों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और जल्दी से इन भागे हुए विशेषज्ञों का पीछा किया। ये सभी तरफ से भागे हुए स्वामी निस्संदेह उनके नाम हैं और वे टेहरान की कमान में शामिल होने के बाद पहली बड़ी उपलब्धि भी है। भविष्य में उनका रुतबा किस हद तक बढ़ेगा ये काफी हद तक येज़िवेन के रवैये पर निर्भर करता है। इस समय उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे कड़ी मेहनत न करें। जो स्वामी बच गए, उन्होंने भी जीवित रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या लीज भूमि जितनी नहीं थी और वे जल्द ही मौत के घाट उतार दिए गए। और इन विशेषज्ञों की मृत्यु के साथ ही यह युद्ध भी समाप्त हो गया। गश्ती दूत फेंगाई की आकृति गुआंगमिन पवित्र पर्वत पर दिखाई दी। हजारों वर्षों से टेहरान का प्रभुत्व आज हासिल किया जा सकता है। येज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अभी भी जल्दी है।
यदि आप हजारों वर्षों तक आधिपत्य जमाना चाहते हैं तो ये सिर्फ शुरुआत है। अन्य लड़ाइयां भी होंगी। गश्त करने वाले दूत का मतलब उन लोगों से है जिन्हें पत्थर और अंधेरे परिवारों ने पीछे छोड़ दिया है। फेंग ही को जल्द ही ये जिवेन का विचार समझ में आ गया। हाँ, जो पीछे छूट गए। ये जिवेन मंद मंद मुस्कुराए, सिर हिलाया और कहा कि उनकी आंखों में एक अच्छी चमक थी। इस बार सिवाय इसके कि उज्जवल परिवार के विशेषज्ञ पकड़े गए और 90% से अधिक विशेषज्ञों को खो दिया, हालांकि अन्य पत्थर और अंधेरे परिवारों को भी भारी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि पत्थर सम्राट और छाया सम्राट का अस्तित्व भी गिर गया, लेकिन वहाँ उनके परिवारों में अभी भी बड़ी संख्या में विशेषज्ञ हैं। सम्राटों को भी पीछे छोड़ दिया है। यदि वे भाग जाते हैं तो हम नहीं जानते कि भविष्य में उन्हें मिटाने के लिए कितना समय बर्बाद करना होगा, और यहाँ तक कि छिपे हुए खतरों को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। फेंग ही ने कहा, यह अभी भी दौरा है जो आपको विचारशील बनाता है। यदि आप इन लोगों को भागने देंगे तो अंतहीन परेशानी होगी। फेंग ही की अभिव्यक्ति अधिक गरिमापूर्ण है। जाहिर है वही ये भी जानता है कि सम्राट कितना भयानक है। यदि टेरान इस समय इस स्थिति का सामना कर रहा है, चाहे वह या सम्राट भाग जाएं, वह एक दूसरे के खिलाफ अंतहीन जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसके विपरीत ऐसे मन के साथ मैं स्वाभाविक रूप से समझता हूं कि चूंकि चीजें हो चुकी हैं, ये सही है। इसके पूरी तरह से प्रचारित होने से पहले दोनों जनजातियों के नेता पूरी तरह से मारे जाएंगे। उस समय दोनों जनजातियां नेतृत्वहीन हो जाएंगी। डुलुओ मुख्य भूमि के ड्रैगन राजा की किंवदंती 3 http://www.bigfushazw.com0_48 बाद में इन्हें धीरे धीरे दबाना जरूरी होगा। नहीं तो अगर इन्हें सच में भागने दिया गया तो ये दीर्घकालिक योजना के लिए होगा। दोनों जनजातियों को उखाड़कर पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है, पर इसके विपरीत हत्या की बुराई करना आवश्यक है। भाग्य के देवता के लिए उसे दोषी ठहराना भी मुसीबत है। ये जिवेन ने कहा, उसकी नजर में केवल 2 जातीय समूहों के शीर्ष नेता ही खतरा पैदा कर सकते हैं। जहां तक अन्य सामान्य जातीय समूहों का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें उखाड़ने की जरूरत नहीं है। वह हत्या करने में निर्णायक है, लेकिन उसे हत्या करना पसंद नहीं है। यदि वह मार नहीं सकता तो न मारना ही बेहतर है। अच्छा, क्या आप हमारी मदद चाहते हैं? फेंग ही ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है कुछ नेताओं, मैं बस अकेले बाहर जाऊंगा, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपके और सम्राट के लिए उज्जवल लोगों को शांत करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भविष्य में कितने क्षेत्रों का विस्तार करते हैं। रेंजो हमारे लोगों का मूल स्थान है। हम कुछ भी नहीं खो सकते हैं। वे उज्जवल लोग आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, और जो लोग आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते हैं उन्हें मार दिया जाता है। सृष्टि के भगवान वास्तव में उनसे पूछते हैं और उन्हें निराश करते हैं। बस देखो मेरे लिए, ये जिवेन ने उससे कहा। उनके आदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और कई सम्राटों का पतन हो गया। यह अजीब होगा यदि भाग्य के देवता ने इसका कारण नहीं पूछा, लेकिन उसे विश्वास था कि वह इसे रोक सकता है। भाग्य के देवता के लिए मृत लोगों के एक समूह के लिए उसे शर्मिंदा करना असंभव है। यदि नहीं तो आप युद्ध सम्राट के निचले कार्ड को भी बाहर निकाल सकते हैं। जब तक कुछ देवता आगे नहीं आते, सम्राट को कौन बता सकता है कि क्या करना है। ये देखकर कि ये जिवेन शांत दिख रहे थे, फेगई ने अपने हाथ और पैर ऊपर उठाए। उन्होंने सभी चरों को गिना और उन्हें क्रम में व्यवस्थित किया। अपने दिल में उसने महसूस किया कि ये शिवेन के लिए सम्राट बनना अधिक उपयुक्त हो सकता है। ये स्पष्ट है कि वू के सम्राट ये जिवेन भी स्वर्ग की दुनिया में एक उच्च कोटि की शक्ति है। वह केवल ये देखता है कि वह स्वामी है। ये वह उदारता नहीं है जिसे केवल ताकत से ही समेटा जा सके। साहस और जिम्मेदारी के साथ ये वास्तव में भगवान का चेहरा है। मैं समझ गया। उस स्थिति में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। फेंग ही के तरीके से पता चला कि ये जिवेन हर चीज की लगातार गणना करता था, इसलिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसे कर ही डालो। टेरान मामलों को पूरी तरह से व्यवस्थित करने के बाद ये जिवेन लीज भूमि के नायकों के पास गए, जो एक के बाद एक वापस उड़ गए। देखिए प्रभु, सभी ने एक स्वर में कहा, लेकिन उनके चेहरे अलग अलग थे, विशेषकर सम्राट स्तर के स्वामी। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigfushazw.com/0_48/। जाहिर है, सौभाग्य से ये जिवेन का इरादा उन्हें शर्मिंदा करने का नहीं था, बल्कि उन्होंने सीधे कहा, कई ताओवादी दोस्तों में आपका स्वागत है। मेरी हमेशा मानव जाति को आगे बढ़ाने की महत्वाकांक्षा है। आप सभी कॉमरेड हैं जो मेरे साथ इस आदर्श को पूरा करते हैं।
भविष्य में यदि आप ताओवादी मित्र बनना चाहते हैं तो उससे चिपके न रहें। आप जीवेन ये कैसे नहीं समझ सकते कि वे अपने दिल में कुछ हद तक असंबद्ध हैं। अर्थ सम्राट और दिव्य राजा के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। उस तरह का किरदार ये जीवेन एक सांस में अनगिनत लोगों को मार सकता है, लेकिन सम्राट अलग है। ये किसी शक्ति के मूल और स्तंभ है। यही मूल कारण है कि ये जीवेन उन्हें भर्ती करने के इच्छुक है। अन्यथा टेरेंस के बीच अर्थ सम्राटों और देवताओं जैसे विशेषज्ञों की कोई कमी नहीं है और उन्हें आकर्षित करने का कोई महत्व नहीं है। इसके विपरीत इन सम्राटों को नहीं पता कि उन्हें विकसित करने में कितने साल लगेंगे। न केवल लीज की भूमि, बल्कि वे सम्राट भी जो अंधेरे राज्य और पत्थर राज्य में अंधेरे परिवार और पत्थर परिवार से संबंधित नहीं है, वे भी ये जीवेन के आग्रह की वस्तु है। केवल इस तरह से टेरान की ताकत इतनी बड़ी हो सकती है कि वह कम समय में 4 राज्यों की भूमि को निगल सके। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ये सम्राट आखिरकार अपने ही लोग नहीं हैं। जब तक ये जीवेन एक दिन में है, तब तक वे किसी भी लहर को पलट नहीं सकते। यदि तू जीवेन गिर जाता है तो सभी भव्य योजनाएं संभवतः बादलों और धुएं में बदल जाएंगी। इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वजह से ये जीवेन इन लोगों को अपमानित नहीं करना चाहते हैं। यह आवश्यक नहीं है। आज की ताकत काफी है। सती पते की बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हिम्मत मत करो। उस स्थिति में बेहतर होगा कि मैं गश्ती दूत को आपके सम्मान के लिए बुलाऊं। जाहिर है ये बादशाह वे नहीं है जो आगे बढ़ना या पीछे हटना नहीं जानते और अच्छा बुरा नहीं जानते। उन्होंने तुरंत आदर पूर्वक अपना पदवी बदल लिया, परंतु वे प्रभु की भांति अपनी इच्छा का अपमान नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने ये जीवेन के 3 कबीले विशेषज्ञों को एक के बाद एक हारते हुए देखा है। उनकी उससे दोस्ती करने की हिम्मत कैसे हुई? यदि वे सचमुच सीमा लांघेंगे तो मर जाएंगे। यह अच्छा है। सेंटियन थंडर सम्राट, आपको लीज भूमि पर वापस ले जाओ। लीज भूमि को अपने उपयोग के लिए ले लो और लीज भूमि के सभी जातीय समूहों के नेताओं को मेरे पास लाओ। यदि आप सहमत नहीं हैं तो उन सभी को नष्ट कर दे। ये जीवेन ने तुरंत जेंटियन लेहुआंग रोड की ओर देखा। हालांकि उन्होंने अभी इतना कुछ कहा है, वास्तव में वह जिस चीज पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं वह जेंटियन लेहुआंग है, जो जीवन और मृत्यु के नियंत्रण में है। इसके अलावा अपनी क्षमता के साथ जेंटियन लेहुआंग स्वयं लीज की भूमि है। इस कार्य को पूरा करना कठिन नहीं है। मैं देखता हूँ। यदि कोई सहमत न होने का साहस करता है तो वह मेरे साथ नहीं मिल पाएगा, अर्थात मर जाना होगा। जैसे ही वज्र सम्राट की आंखें चमकी, ये जीवेन द्वारा नियंत्रित उसके दिल की अधिकांश बोरियत भी दूर हो गई। वैसे भी टेरान में कुल मिलाकर केवल 3 या 2 सम्राट हैं। भविष्य में ये जीवेन के लिए उस पर भरोसा करने के लिए कई जगहें होंगी। इसके अलावा उसने एक और बात सोची। वह सैकड़ों हजारों वर्षों से छठे लोक के शिखर पर फंसा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे तोड़ना है, ये बेकार था। 7वीं सीमा सम्राटों के बीच एक जल विभाजक है। ऊपर वाला एक विशालकाय है और नीचे वाला एक साधारण सम्राट है। उनकी स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है। वह पूछना चाहे तो उसे कोई नहीं मिलता। ये जीवेन परामर्श के लिए एक तैयार वस्तु है। जब तक वह 7वें क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है, सब कुछ अलग होगा। हो सकता है कि वह ये जीवेन के साधनों को अनलॉक कर सके और अब से मुक्त हो सके। इस वजह से उसने वास्तव में तू जीवेन ने जो आदेश दिया उसे दिल से लिया। ठीक है, बस यहाँ की चीजों से निपटो। खबर बाहर आने से पहले मैं जड़ें काट दूंगा, ये जीवेन ने कहा और उसका पूरा शरीर हवा में गायब हो गया। उनमें से कोई भी यह नहीं देख सका कि तुम जीवेन कैसे गायब हो गए, या यहाँ तक कि थोड़ा स्थानिक उतार चढ़ाव भी महसूस नहीं कर सके। वे गुप्त रूप से चौंक गए। ये जीवेन की सम्राट वू की स्थानिक खेती वास्तव में चरम पर पहुंच गई, और यहाँ तक कि कई सम्राट भी इसे महसूस नहीं कर सके। अंधेरे कुल, पत्थर कुल और उजले कुल को अन्यायपूर्वक पराजित किया गया है। यदि ये विशेषज्ञ उन्हें बदल देंगे तो उन्हें सड़क पर उतरना पड़ेगा। लेज में नायकों को जो चीज डराती है वह ये जीवेन का घास और जड़ें काटने का रवैया है। वह सम्राट के साथ बिल्कुल भी एक व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं करता। ये सड़क के किनारे पड़ी गोभी की तरह है। जब वह कहता है कि वह इसे मारता है तो वह इसे मार देता है। उन्होंने हमेशा दूसरों को छछूंदर की तरह समझा है और अचानक उनकी मुलाकात एक ऐसे अराजक व्यक्ति से हुई। विशेष रूप से पहले वे ये जीवेन के साथ उसके हाथों लगभग मर गए थे। वे कैसे नहीं डरेंगे? जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि समर्पण सही है। ऐसे क्रूर व्यक्ति के शीर्ष पर रहते हुए टेरांस के लिए 4 राज्यों पर हावी होना सामान्य प्रवृत्ति है। वे जीने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जुड़कर ही वे आगे बढ़ सकते हैं।
इसके अलावा यद्यपि उनके पास जातीय समूह है, वे बड़े जातीय समूह नहीं है। टेरेंस के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से वे केवल खुद को सुधारना चाहते हैं। 4 राज्यों की भूमि पर टेरेंस का प्रभुत्व है। यदि वे अपनी कमान में निवेश करते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से 4 राज्यों के संसाधनों का आनंद ले सकेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। यहाँ के बारे में सोचकर उन्हें बेशक काफी अच्छा महसूस होगा और उनका डर भी काफी हद तक दूर हो जाएगा। जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो ये जीवेन रेनेजो से बाहर निकल गए थे और पत्थर राज्य की ओर चले गए थे जहाँ पत्थर परिवार स्थित था। अब कई चीजें खत्म हो गई हैं। जब तक ये जीवेन 2 जातीय समूहों के नेताओं के उच्च स्तरीय आधिपत्य को उखाड़ फेंकते हैं, तब तक 4 राज्यों में टेहरान का उदय निश्चित है और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। ये कहा जा सकता है कि सामान्य प्रवृत्ति हासिल कर ली गई है और अब ये जीवेन इस सामान्य प्रवृत्ति के लिए आखिरी कील ठोकना चाहते हैं। शिजो में शी राष्ट्रीयता सबसे शक्तिशाली जातीय समूह है। वर्षों के जीवाश्मीकरण के बाद भी शिजो शी राष्ट्रीयता के अस्तित्व के लिए एक बहुत ही उपयुक्त वातावरण बन गया है। अन्य जातीय समूह यहाँ तब तक जीवित नहीं रह सकते जब तक वे मार्शल आर्ट विशेषज्ञ न हो। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट विशेषज्ञों की तुलना शिजुओ में शी राष्ट्रीयता से की जा सकती है। ये जीवेन ने शिजुओ के लंबे आकाश के ऊपर ऊंची उड़ान भरी और अपनी आंखें खोली। उस समय शिजुओ की पूरी भूमि उसकी नजर में आ गई। ये कहा जा सकता है कि वह शिजुओ का नक्शा आसानी से बना सकता है। अब यही उनकी ताकत है। अगर उसमें इतनी ताकत नहीं है तो वह किसी राज्य की कमान कैसे संभाल सकता है। आप जानते हैं, तूफानी शहर जैसा एक शहर एक छोटे महाद्वीप की तरह है और शिजुओ जैसा राज्य विशाल है। सामान्य लोगों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट अभ्यासी भी केवल कुछ ही लोग अपने जीवन काल में किसी राज्य के पूर्व से पश्चिम तक चल सकते हैं। दूरदराज के स्थानों में कई प्राणियों की नजर में वे जिस अवस्था में रहते हैं वह पूरी दुनिया है और वे नहीं जानते कि दुनिया कितनी विशाल है। शिजुओ की भूमि को एक नजर में देखने के बाद ये जीवेन ने तुरंत शी राष्ट्रीयता की पैतृक भूमि का स्थान निर्धारित किया, जो मुश्किल नहीं है क्योंकि केवल बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की गंध है और कई सम्राट स्तर की सीमाएं हैं और सारनियां अन्य स्थानों पर कम ही देखी जाती हैं। अन्य लोग इसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे इसे तू जीवेन से छिपा नहीं सकते हैं, इसलिए वे आसानी से इसका आकलन कर सकते हैं। अब जब यह निर्धारित हो गया तो तू जीवेन ने अब संकोच नहीं किया और सीधे शैतान के पंख फैलाए और उड़ गए। हालांकि शिजुओ बहुत विशाल है, ये जीवेन जल्द ही शिजुओ के आधे से अधिक हिस्से से होकर गुजरे और शिजु की पैतृक भूमि पर आ गए। पत्थर परिवार का विवरण एक पल में परिलक्षित होता है। हालांकि ये जीवेन ने अपने शरीर को बहुत अधिक नहीं छिपाया था, लेकिन आम लोगों के लिए उसे ढूंढना असंभव था। लेकिन पत्थर परिवार में प्रवेश के क्षण में इसका आभास सीमा निर्माण और व्यूह रचना से होता था, जिसे वर्षों से पत्थर सम्राट के नेतृत्व में कई सम्राटों द्वारा व्यवस्थित किया गया था। हमारे पत्थर परिवार की महत्वपूर्ण भूमि में घुसपैठ करने की हिम्मत कौन कर रहा है? पत्थर परिवार की पैतृक भूमि से एक भयंकर पे आया। पाषाण राज्य में पाषाण परिवार ही पृथ्वी सम्राट है। पत्थर परिवार का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये लंबे समय से एक उच्च परिवार रहा है। उन्हें सृष्टि के ईश्वर के अलावा किसी की परवाह नहीं है। ये जीवेन की सांस ने तुरंत एक शक्तिशाली अर्ध सम्राट को चौंका दिया। वह अपनी लंबी नींद से जाग उठा और उसने तुरंत ये जीवेन को मार डाला। अप्रत्याशित रूप से उसे पहले शुरुआत करनी थी और ये जीवेन को पहले पकड़ना था। गुंजन, ये जीवेन ने बस ठंडी आवाज में कहा और उसे थप्पड़ मार दिया। टकराना। शक्तिशाली अर्ध सम्राट तो बस एक चीख थी। आकाश में उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, खून की बौछार में बदल गया और उसे बोलने ही न दिया। मैं 4 राज्यों का नया गश्ती दूत हूँ। मैं पत्थर कबीले के विद्रोह को पकड़ने आया हूँ। बेहतर होगा कि आप आत्मसमर्पण स्वीकार कर ले, अन्यथा आप में से कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। ये जीवेन की आवाज बाढ़ की घंटी की तरह थी, जो तुरंत पत्थर परिवार की पैतृक भूमि पर फैल गई। अचानक पत्थर वंश की पुश्तैनी जमीन पर दंगा हो गया। ये कुछ ऐसा है जो हजारों वर्षों से नहीं हुआ है और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई उनके दरवाजे पर आएगा और उन्हें परेशान करेगा। ये दुनिया की सबसे अविश्वसनीय चीज है। गश्ती दूत, क्या ये टेहरान सम्राट है जो चाहता है कि हम अपना सिर झुकाएं? जल्द ही कुछ लोगों को याद आया कि तथाकथित 4 राज्य गश्ती क्या थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ये जीवेन को दिल से नहीं लिया। जो लोग शी राष्ट्रीयता की पैतृक भूमि में रह सकते हैं वे सामान्य लोग नहीं हैं, और सबसे निचले स्तर के लोग शी राष्ट्रीयता के मध्य स्तर के हैं। मैंने रेंजो की स्थिति के बारे में सुना है। टेहरान रेंजो को दबा भी नहीं सकता।
उनके शिजह मामलों की देखभाल करना आत्महत्या है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें अभी भी याद है कि उनके परिवार के कई विशेषज्ञ गश्ती दूत से निपटने के तरीके पर चर्चा करने के लिए गुआंगमिंग पवित्र पर्वत पर गए थे। क्या वह वापसी करने जा रहा है और बाघ को लुभाकर पहाड़ से दूर ले जाने की योजना बना रहा है? कई लोगों को ऐसी शंका होती है, लेकिन वे घबराते नहीं हैं। यहाँ तक कि सम्राट भी सीमा की सुरक्षा में पत्थर परिवार की पैतृक भूमि को नहीं तोड़ सकता। ये वास्तव में बहादुरी है। भले ही हमारे परिवार का पत्थर सम्राट यहाँ नहीं है, यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप जैसा विदूषक अभिमानी हो सकता है। अचानक पत्थर परिवार की पैतृक भूमि से एक विस्फोटक पे निकला और फिर एक आकृति ने अचानक बिजली की गति से उसे मार डाला। वो ये जीवन से अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था, लेकिन पहले उसे पकड़ने की योजना बनाई। ये सम्राट है। ये जीवन की आंखें थोड़ी खुली और तुरंत आगंतुक की पहचान देखी। जैसा कि अपेक्षित था, पत्थर परिवार में सम्राट बचे हैं। अन्यथा पत्थर सम्राट अधिकांश विशेषज्ञों को सुरक्षित रूप से बैठक में कैसे ले जा सकता है। बूम एवेन्यू के उतार चढ़ाव के साथ हमला सीधे ये जीवेन पर हुआ। तुम वही हो जिसने मुझे मार डाला, ये जीवेन ने व्यंग्य किया, अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और सीधे उसे थपथपाया। परंतु केवल एक विशाल दहाड़ ही सुनाई दी। वह झटका जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकता था और स्वर्ग और पृथ्वी के एक तरफ को नष्ट कर सकता था, ये जीवेन ने अपने नंगे हाथों से रोक दिया था। ये जीवेन की भयंकर अवरोधन पद्धति से वह व्यक्ति भी भयभीत हो गया था। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो उसके हमले को संभाल सकता था, बिल्कुल उनके परिवार के पत्थर सम्राट की तरह, जो उसके हमले को पूरी तरह से रोक सकता था। लेकिन मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो अपने हमले को अपने नंगे हाथों से हरा सके। वो एक सम्राट है, कोई छछूंदर चींटी नहीं। एक ही झटके से उसे खतरे की तीव्र गंध महसूस होने लगी। ये भावना लगभग अंतर्ज्ञान की तरह थी, जिसने उसे सीधे हत्या किए बिना अचानक रोक दिया। लेकिन इस समय बहुत देर हो चुकी थी। ये जीवेन ने अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया था। उसने अपनी मुट्ठी को 5 उंगलियों से दबाया और बस एक मुट्ठी से उड़ा दिया। 6 बल उसकी मुट्ठी पर संघनित हो गए और उसके पीछे 6 रूलेट में बदल गए और फिर विस्फोट हो गया। इस मुट्ठी की ताकत ने एक पल में सब कुछ नष्ट कर दिया। जब भयानक आंधी चली तो न जाने कितने सम्राटों की सीमाएं और व्यूह नष्ट हो गए। इस मौके ने तुरंत सम्राट की रक्षा को नष्ट कर दिया और फिर सीधे उसे मारा। पूफ सम्राट द्वारा पुराने खून का एक कौर लेने के बाद पूरा आदमी चिल्लाया और फिर एक पल में उड़ गया, एक उल्का की तरह पैतृक भूमि पर धराशायी हो गया। बूम पत्थर कबीले की पूरी पैतृक भूमि एक पल में हजारों मील दूर एक विशाल गड्ढे से बाहर निकल गई। अनगिनत शी लोगों ने मौके पर हंगामा किया। इस टक्कर में एक अक्षर भी नहीं फूटा और उनकी बुरी तरह मौत हो गई। लाओजू ऐसा कैसे हो सकता है? पत्थर वंश के बहुत से लोग घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा और वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आखिरकार ऐसा क्यों होगा। उसकी गौरवपूर्ण सीमा उसके सामने वाले व्यक्ति को, यहाँ तक कि उसके परिवार के श्रेष्ठ सम्राटों और पूर्वजों में से एक को भी नहीं रोक सकती। वे सामने वाले व्यक्ति के विरोधी कतई नहीं है। जब वे लड़ते हैं तो उन्हें बहुत चोट लगती है। इससे उनके 3 विचार पूरी तरह पलट गए और ये जीवेन ने उनके तैयार होने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। उसके हाथ में एक नाक वाली तलवार दिखाई दी और फिर उसने एक लटकती हुई स्टार नदी को काट दिया और सीधे पत्थर परिवार के सम्राट की ओर काट दिया। गर्जन पत्थर परिवार का सम्राट एक घायल जानवर की तरह दहाड़ने लगा। वह दहाड़ रहा था और गुस्से में था। वह ये जीवेन के साथ कड़ी मेहनत करना चाहता था, लगातार अपनी जादुई शक्ति को जला रहा था और आकाश में उड़ रहा था। ये जीवेन की तलवार को रोकने की कोशिश कर रहा था। टकराना हालांकि तथ्य उससे कहीं अधिक क्रूर था जितना उसने सोचा था। उसके जलते हुए जीवन से उत्पन्न पत्थर की गैस ये जीवेन की चाल का विरोध नहीं कर सकी। उसे मौके पर ही काटकर साफ कर दिया गया और फिर तलवार को पूरी तरह से काट दिया गया। ये दुनिया के अंत जैसा है। वह तलवार जिसने दुनिया को मार डाला था, काट दिया गया है और सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जादू और सरनियां जो पत्थर परिवार की पैतृक भूमि की रक्षा कर सकती हैं, इस तलवार में पूरी तरह से शून्य में बदल जाती है। तलवार की धार के साथ घुसपैठ की गई आतंक और विनाशकारी शक्ति न केवल पूर्ण सम्राट की ओर गिरी, बल्कि सभी दिशाओं में फैल गई। एक ही तलवार से पत्थर वंश की सारी पुश्तैनी जमीन ढह रही है और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। पहाड़ ढह गए, समुद्र वाष्पीकृत हो गया और सारी इमारतें एक पल में ढह गई और मलबे में बदल गई। इस कारण पत्थर परिवार के सम्राट को तलवार को गिरने से बचाने के लिए युद्ध करना पड़ा। एक बार जब ये सचमुच गिर गया तो पत्थर
परिवार की पैतृक भूमि लगभग नष्ट हो गई होगी। किसी का केंडो इतना मजबूत कैसे हो सकता है? पत्थर सम्राट मानो पागल हो रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की ताकत इतनी मजबूत हो सकती है कि वह किसी भी कदम का विरोध नहीं कर सकता। भले ही उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बस थोड़ी सी देरी हुई। और येज़िविन ने उसे इसके बारे में सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं दिया। उसने बस इसे तलवार से काट दिया और इसे पूर्ण सम्राट तक उड़ा दिया। बूम! भयानक ऊर्जा सदमे की लहर सभी दिशाओं में फैल रही है, पूरी जमीन टूट गई है और पूरी पैतृक भूमि इस तलवार में पूरी तरह से शून्य में बदल गई है और इसमें सभी पत्थर परिवार के विशेषज्ञ राख में बदल गए हैं। शिज़ुओ की पूरी भूमि कांप रही थी। इस तलवार में एकदम सिहरन थी। हालांकि येज़िविन ने अपनी ताकत पर लगाम लगाई, लेकिन इस तलवार ने शिज़ु की पैतृक भूमि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। पूरे शिज़ुओ में विशेषज्ञों ने एक के बाद एक शी राष्ट्रीयता की पैतृक भूमि की दिशा में देखा। उन्होंने दूर से भयानक मशरूम बादल को देखा। वे अब शी राष्ट्रीयता की पैतृक भूमि की सांस भी महसूस नहीं कर सकते थे। क्या पत्थर परिवार की पुश्तैनी जमीन गायब हो गई? कई लोग चौंक गए। शिज़ुओ में सभी सेनाओं ने तुरंत लोगों को ये जांच करने के लिए भेजा कि शी राष्ट्रीयता की पैतृक भूमि का क्या हुआ। केवल एक बात निश्चित है, वही ये कि सम्राट स्तर पर टकराव अवश्य हुआ होगा। अन्यथा वे सोच भी नहीं सकते कि किस तरह की लड़ाई शिज़ुओ को कांप सकती है और उन्हें डरा सकती है। येज़िविन की हड़ताल ने पत्थर परिवार की पैतृक भूमि को बेकार कर दिया। यहाँ तक कि पत्थर परिवार के बचे हुए सम्राट को भी इस तलवार से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। तलवार ने धरती को काट डाला और हजारों मील लंबी एक बड़ी दरार काट दी। पूरा शिज़ुओ हिल रहा था और हर किसी को झटके की ताकत महसूस हुई। इस तलवार से छोड़ी गई कीवी से कई शक्तिशाली जानवर इतने भयभीत हो गए कि उन्हें कांपते हुए और हिलने डुलने से डरते हुए जमीन पर घुटने टेकने पड़े। शिज़ुओ में सभी दलों की सेनाओं द्वारा भेजे गए लोग जल्द ही शी राष्ट्रीयता की पैतृक भूमि की परिधि पर पहुंच गए। उन्होंने ये दृश्य स्वर्ग और पृथ्वी के विनाश के समान ही देखा और सभी स्तब्ध रह गए। पत्थर कबीले ने कई वर्षों तक शिज़ुओ पर शासन किया है। स्वाभाविक रूप से शिज़ुओ में इसकी सर्वोच्च गरिमा है। सभी जातीय समूह पत्थर कबीले के शासन के तहत विरोध करने की हिम्मत नहीं करते हैं। अब पत्थर का कुनबा उजड़ गया है और पुश्तैनी जमीन पूरी तरह नष्ट हो गई है। पैतृक भूमि में अनगिनत विशेषज्ञों के समर्थन के बिना शिज़ुओ में बिखरे हुए शेष पत्थर परिवार विशेषज्ञ कुछ भी नहीं है। वे साधारण पत्थर परिवार के लोग हैं। भले ही कुछ विशेषज्ञ बच जाएं, लेकिन ये बेकार है और कोई बड़ी लहर पैदा नहीं कर सकता। इस दुनिया में एक बड़ी संख्या पर्याप्त मजबूत नहीं है। वास्तविक परिवार इस बात पर निर्भर करता है कि वहां कितने शीर्ष विशेषज्ञ हैं। केवल वे शीर्ष विशेषज्ञ ही हर चीज को मापने का मूल कारण है। इस लड़ाई में एक शीर्ष विशेषज्ञ की भूमिका तीक्ष्ण और स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई है। येज़िविन ने अकेले ही अन्य 3 जातीय विशेषज्ञों को मार डाला और एक व्यक्ति ने टेरान की निम्न स्थिति को उलट दिया। यह एक शीर्ष विशेषज्ञ की भूमिका है। जल्द ही शिज़ुओ में सभी जातीय समूह, जो मूल रूप से शी राष्ट्रीयता की कमान के तहत थे, आगे बढ़ना शुरू कर दिया और मूल रूप से संबंधित उपजाऊ क्षेत्र को लूटने के लिए शी राष्ट्रीयता को मारना, क्षेत्र को लूटना और यहाँ तक कि एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। शी राष्ट्रीयता। हालांकि वे यह नहीं जानते कि आगे जो आएगा वह टेरान अभियान है, चाहे वे कितना भी निगल ले। इसके बाद इसे पूरी तरह से थूक दे। इस समय उनके कार्य निरर्थक हैं, लेकिन वे समझ नहीं सकते हैं या उनका पत्थर कबीले की पैतृक भूमि के पतन से कोई लेना देना नहीं है। वे बस यही सोचते हैं कि पत्थर कबीले ने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया है जिसे भड़काया नहीं जाना चाहिए। ये येज़िविन की छापेमारी का असर है। उन्हें नहीं पता कि यह किसने किया। जब शिज़ुओ के सभी जातीय समूहों ने क्षेत्र के लिए लड़ने के लिए सेना भेजी, तो येज़िविन शिज़ुओ छोड़कर अंधेरे राज्य में आ गए थे। पाषाण राज्य के विपरीत अंधकार में राज्य लगभग सर्वत्र है। रोशनी बहुत कम है। काला कानून कुछ समय के लिए बेलगाम हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण अंधकार राज्य एक विशाल सरणी में घिरा हुआ है। ये वह सरणी है जो संपूर्ण डार्क स्टेट को इसमें बदल देती है। काला कानून काम करता है और इसमें रहने वाले जीव समय के साथ काले शरीर के हो जाएंगे। यह एक दीर्घकालिक योजना है। इस सरणी के कारण अन्य विदेशियों के लिए अंधेरे राज्य में जीवित रहना इतना आसान नहीं है। येज़िविन ने गुप्त रूप से कहा, टेरेंस को अभी भी उत्थान के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। अंधेरे राज्य जैसे स्थानों में व्यूह टूट जाने पर भी वर्षों के अंधेरे का परिणाम अंधेरे को पूरी तरह से दूर करना ही होता है। लेकिन यह आसान नहीं है। इसे संभव बनाने में पीढ़ियों के प्रयास लगते हैं। हालांकि कोई रास्ता नहीं है।
किसी भी जातीय समूह का उत्थान अनगिनत हत्याओं के साथ होता है। एक एक कदम, कोई चाल नहीं चल सकती। ब्रश, ये शिवेन के हाथ की नाक की तलवार एक तलवार से काट दी गई। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंधेरा दूर हो गया और वे काले कानून एक पल में पूरी तरह से टूट गए। सूरज की पहली किरण सृजन की रोशनी की तरह अंधेरे स्थिति में चमकती है। अंधेरी अवस्था में बहुत से अंधेरे जीव चिल्लाए और पहली ही बार में राख में बदल गए। केवल जादुई शक्तियों और खेती वाले अंधेरे परिवारों को सूर्य द्वारा पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अंधेरे में पैदा हुए ये जीव कुछ ऐसी चीजों से सबसे ज्यादा डरते हैं जो सूरज की तरह होती है। वे बस उनके जीवन की अभिशाप है। मेरी अंधेरी हालत में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत किसकी है? पूरे अंधेरे राज्य में एक जोरदार चीख की आवाज आई। अंधेरी अवस्था पत्थर की अवस्था से भिन्न होती है। पत्थर परिवार की कोई पैतृक भूमि नहीं है, क्योंकि पूरे अंधेरे राज्य पर अंधेरे परिवार का शासन है। अंतर केवल इतना है कि कुछ अंधेरे परिवार अंधेरे राज्य के शासक वर्गों में से एक नहीं है। वे लगातार विरोध कर रहे हैं। ये जिवेन का लक्ष्य पूरे अंधेरे राज्य में विशाल सरणी को नष्ट करना है। इस तलवार से शक्तिशाली सीमा और व्यूह भी क्षण भर में टूट जाते हैं। बूम! पूरा अंधेरा राज्य कांप रहा था और सभी को एक अद्भुत तलवार का वार महसूस हुआ। ये जिवेन पूरे रास्ते चलती रही। उसके चारों ओर असंख्य गड़गड़ाहट वाली शक्तियां बेतहाशा फैल रही थीं, भयानक तूफान में बदल गईं और पूरा अंधकार में राज्य पूरी तरह से ढक गया। काले कुल के अनगिनत लोगों को भारी क्षति उठानी पड़ी। चलते समय ये जिवेन ने अंधेरे राज्य की भूमि को कवर करने वाली सरणी की आंख की गणना की, जो पूरे अंधेरे राज्य का मूल है। इस सरणी को कई लोगों द्वारा सुदृढ़ किया गया है। ये शिवेन के लिए उसे तत्काल तोड़ना आसान नहीं है। केवल आंख ढूंढकर और आंख तोड़कर ही वह जल्द से जल्द बड़े व्यूह को तोड़ सकता है। जब ये जिवेन चल रहा था तो उसने काले कानून को तोड़ने के लिए अनगिनत गड़गड़ाहट को आकर्षित किया, जिसने जल्द ही अंधेरे परिवार के कई विशेषज्ञों को आकर्षित किया। हालांकि ये अंधेरे परिवार, जो अधिकतम चरम अर्थ सम्राट थे, के पास ये जिवेन का सामना करने पर वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। यहाँ तक कि ये जिवेन के आसपास तूफान भी नहीं पहुंच सका और फिर वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। ये जिवेन को उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अपनी अद्भुत गणना क्षमता के साथ उन्होंने जल्द ही बड़े समूह की आंख का पता लगा लिया और सीधे उड़ गए। कौन? संपूर्ण सरणी का वास्तविक नेत्र एक अंतहीन पर्वत श्रृंखला है। संपूर्ण पर्वत श्रृंखला घोर अंधकार में डूबी हुई है। पूरे अंधेरे राज्य में अंधेरी शक्तियां इस पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलती हैं। जब ये जिवेन पर्वत की चोटी पर उड़ गया तो ये जिवेन द्वारा एक प्राचीन अस्तित्व जागृत हो गया। विनाश की स्पष्ट भावना के साथ भयानक सांस ने उसे उसकी अंधेरी नींद से पूरी तरह से जगा दिया। बीमारी, ये जिवेन ने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया और सीधे सील फॉर्मूला तैयार कर लिया। तभी उसने देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी की सारी बिजली यही संघनित हो गई और फिर थंडर ड्रैगन में बदल गई और पहाड़ों में विस्फोटित हो गई। बूम! ऐसा लग रहा था कि पूरा पहाड़ एक सर्वोच्च शक्ति का सामना कर रहा है, जो मौके पर ही फट गया और वे मूल रूप से अंतहीन अंधेरी ताकतें एक पल में रुक गईं और बाहर नहीं निकली। ये जिवेन को पता था कि उसने जो अनुमान लगाया था वह गलत नहीं था, लेकिन इसी समय एक आकृति अचानक उछलकर सीधे उसकी दिशा में आ गई। यह एक अकल्पनीय लहर थी जिसने दुनिया की चरम गति को पार कर लिया और ये जिवेन के सामने अचानक विस्फोट हो गया। गुंजन, ये जिवेन ने ठंडी सांस ली और उतार चढ़ाव को रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी उसने शून्य में एक आकृति उभरती देखी। वह काले कपड़े पहने हुए सांवले परिवार का एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसकी आंखें उलटफेर से भरी थीं। उनकी छाती में एक बड़ा छेद था, लेकिन उनका शरीर बेहद मजबूत था। 7वीं सीमा? नहीं, मुझे डर है कि यह 8वीं सीमा है। ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंधेरे परिवार में निर्णय का इतना बड़ा स्वामी होगा। उसने पहले भी आत्मा सम्राट के साथ युद्ध किया था, इसलिए वह 8वें क्षेत्र के सम्राट के लिए कोई अजनबी नहीं था। जल्द ही वह ये निर्णय ले सका कि मनुष्य को 8वें लोक का अस्तित्व होना चाहिए। क्या आपके पास ये ताकत हो सकती है? क्या आप अंधेरे सम्राट हैं? ये जिवेन ने जल्द ही उस आदमी की पहचान का अनुमान लगा लिया। अंधेरे परिवार के इतिहास में इनका संस्थापक छाया सम्राट नहीं बल्कि कोई अन्य व्यक्ति अर्थात अंधेरा सम्राट था। सुदूर युग से पहले अंधेरा सम्राट सभी दिशाओं में अजेय था और स्वर्ग के दायरे को प्रभावित करने का दावा करता था, लेकिन बाद में वह गायब हो गया। कई लोगों ने सोचा कि वह बैठ गया और बदल गया, लेकिन उन्हें यहाँ अंधेरे सम्राट के अस्तित्व को देखने की उम्मीद नहीं थी। ये पता चला कि वह 8वें क्षेत्र का विशेषज्ञ था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी बड़ी श्रृंखला की व्यवस्था करने में सक्षम था।
ये वास्तव में अच्छा था, ये जिवेन ने कहा। हालांकि दूसरा पक्ष 8वें क्षेत्र का विशेषज्ञ है, ये जिवेन घबराया नहीं है, क्योंकि उसे अंधेरे सम्राट की छाती में एक बड़ा छेद भी दिखाई देता है। उन्हें डर है कि हाल के वर्षों में काला सम्राट प्रकट नहीं हो पाया है। इसके बजाय वह चंगा करने के लिए बड़े समूह की आंखों में छिप जाता है, जहां अंधेरे बल सबसे मजबूत होते हैं। सामान्यतया लंबी नींद में गिरने पर उपचार का ये तरीका केवल तभी संभव है जब आपको कोई ऐसी चोट लगी हो जिससे उबरना मुश्किल हो। सम्राट की पुनर्प्राप्ति क्षमता को पुनर्प्राप्त करना मुश्किल होने के कारण ये कल्पना की जा सकती है कि उसे कितना नुकसान हुआ था। इतना गंभीर रूप से घायल और मरणासन व्यक्ति इतना भयभीत करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यद्यपि अंधेरे सम्राट की सांस मजबूत है, फिर भी यह आत्मा सम्राट से भी बदतर है। यहाँ तक कि आत्मा सम्राट भी डरता नहीं है और लड़ने की हिम्मत करता है, अंधेरे सम्राट का तो जिक्र ही नहीं। मानव, तुम एक ऐसी जगह में घुस गए जहां तुम्हें नहीं घुसना चाहिए। यदि तुम अब पीछे हट जाओ तो भी तुम अपनी जान बचा सकते हो। अंधेरे सम्राट ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा कि उसकी आंखों में एक गहरी रोशनी थी, जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सभी अंधेरे का संग्रह। अंधेरे सम्राट, आपको बहादुर होने की जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि मैं इसे नहीं देख सकता? आप पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, चरम पर नहीं। अन्यथा आप मुझे जाने देंगे, ये जिवेन ने निर्दयता से कहा। आप कौन है? ये देखकर कि दूसरे पक्ष को मूर्ख नहीं बनाया गया या खरीदा नहीं गया, अंधेरे सम्राट ने तुरंत पूछा। मैं सृष्टि के भगवान का नवनियुक्त 4 राज्यों का गश्ती दूत हूँ। अंधेरा परिवार आदेशों की अवहेलना करने और सृष्टि के भगवान की इच्छा की अवज्ञा करने का साहस करता है। आज इसका पतन तय है, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। हा, सृष्टि के ईश्वर की क्या इच्छा है? अगर मैं अभी भी शिखर पर होता तो सृष्टि का ईश्वर मुझे उकसाने की हिम्मत नहीं करता। यह अफसोस की बात है। अंधेरा सम्राट थोड़ा उदास लग रहा था। आखिरकार वह चरम पर नहीं था और उसे भारी झटका लगा। मूल की तुलना में ये वही दिन नहीं था, अन्यथा उसके जैसे लोग अगर अंदर घुसने की हिम्मत करते तो मर जाते। लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके पास सरनी की आंख को तोड़ने का मौका है? जल्द ही जब अंधेरे कबीले के अन्य सम्राट आएंगे तो आप मर जाएंगे, अंधेरे सम्राट ने शांति से कहा। उसकी आंखें ये जिवेन को घूर रही थी, मानो वह उसे डराना चाहता हो। ये जिवेन का चेहरा भावहीन था। वह ये नहीं देख सका कि अंधेरा सम्राट उसे शब्दों से मजबूर करना चाहता था। अंधेरे सम्राट के मामले में अगर उसे युद्ध नहीं करना पड़ता तो वह युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। क्या वह युद्ध के बाद ये जिवेन को हरा सकता था? अकेले उसकी खुद की चोट उसे मारने के लिए पर्याप्त थी। यदि दूसरे लोग डरेंगे तो वे भी डर जाएंगे। अकेला अंधकार सम्राट कुछ भी नहीं है। अन्य अंधेरे सम्राट एक साथ इकट्ठे होते हैं। जब तक वे 8वें क्षेत्र के महान विशेषज्ञ नहीं होंगे, वे सचमुच मर जाएंगे। क्या आप अभी भी छाया सम्राट की प्रतीक्षा कर रहे हैं? तो मैं आपको बता सकता हूँ, आपको बिल्कुल भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे सभी मर चुके हैं। ये जिवेन ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? अंधेरे सम्राट का चेहरा आखिरकार बदल गया और वह शांत रूप जो वह हमेशा बनाए रखता था, अब और बरकरार नहीं रह सका, क्योंकि उसने एक भयानक खबर सुनी थी। उनके सभी पिछले कार्य इस स्थिति पर आधारित थे कि छाया सम्राट और अन्य लोग शीघ्र लौट सके, लेकिन इसके विपरीत, यदि छाया सम्राट समय पर वापस नहीं लौट सके तो वर्तमान स्थिति निस्संदेह बेहद खराब होगी। वे सभी प्रकाश के पवित्र पर्वत पर मर गए और मेरे द्वारा मारे गए, इसलिए जोखिम न ले, ये जिवेन ने बेहोश होकर कहा। अंधेरे सम्राट की अभिव्यक्ति और अधिक उदासीन हो गई। उसकी आंखों में एक घातक विचार चमक उठा। क्या तुम मुझे उत्तेजित करना चाहते हो? मुझे अपनी पूरी ताकत से तुम्हारे साथ लड़ने दो। ये सही है। ये जिवेन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह अंधेरे सम्राट को नहीं बता सकता था और उसके साथ युद्ध में उसे मार नहीं सकता था, लेकिन उसने अंधेरे सम्राट को खबर बताई और अंधेरे सम्राट को एक मृत अंत के लिए मजबूर होने के बाद हताश कर दिया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप अब 7वें क्षेत्र के शिखर पर पहुँच गए हैं। क्या आप मुझसे लड़ने के लिए उधार लेना चाहते हैं? दर्ज करें 8वां क्षेत्र। अंधेरे सम्राट ने अपना मुंह खोला और कहा कि यद्यपि वह ये जिवेन से पूछ रहा था, वह बहुत आश्वस्त लग रहा था। जाहिर है, हम ये जिवेन की योजना को पहले ही समझ चुके हैं। हाँ, 7वीं सीमा के भीतर कोई भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है और आप सबसे अच्छे ग्राइंड स्टोन हैं। ये जिवेन इस समय बेहद उदासीन है।
अब वह 7वें लोक के शिखर में प्रवेश कर चुका है और अधिक जानता है कि 8वां लोक कितना कठिन है। हालांकि उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की हैं, फिर भी वह और अधिक तैयारी करने से इनकार नहीं करते हैं। 7वें क्षेत्र की खेती करना और 8वें क्षेत्र का युद्ध कोई सामान्य अवसर नहीं है, और अंधेरा सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये सर्वोत्तम ग्राइंड स्टोन है। प्रचंड अंधेरे सम्राट की आंखों में हत्या का इरादा भरा हुआ था। ये जिवेन ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था। उसने न केवल अंधेरे परिवार के सभी सार को मार डाला, बल्कि उसे एक धार तेज करने वाले के रूप में भी व्यवहार करना चाहता था। सम्राट बनने के बाद अनगिनत वर्षों में उसे इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई थी। मुझे याद है कि यदि प्राचीन किताबों में कोई गलत रिकॉर्ड नहीं है, तो डार्क स्टेट ने भी कई साल पहले रेंजो पर आक्रमण किया था। दुर्भाग्य से उस समय चर्च सम्राट का जन्म हुआ था। इसने डार्क स्टेट के आक्रमण को रोक दिया था। अगर मैं सही अनुमान लगाता हूँ, आपकी चोट उस समय के सम्राट द्वारा लगी थी। ये शिवेन के दिमाग में कई सामग्रियां कौंध गईं। अचानक मुझे याद आया कि कई साल पहले अंधेरी जनजाति ने रेंजो पर आक्रमण किया था, लेकिन वह सफल नहीं हुई। अंत में इसे सम्राट ने भगा दिया। उस समय के बाद अंधकार सम्राट कभी प्रकट नहीं हुआ और अंधकार राज्य के स्वामी का स्थान छाया सम्राट ने ले लिया। यदि आप इसके बारे में इस तरह सोचते हैं, तो जिन लोगों ने अंततः अंधेरे सम्राट को भारी क्षति पहुंचाई, वे बाहर आने के लिए तैयार हैं। ये सही है, डार्क सम्राट तरीका। लेकिन आज तुम्हें अपनी उच्छृंखलता पर पछतावा होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ उपलब्धियों के साथ अजेय हो सकते हो? अंधेरे सम्राट ने ये जिवेन को उदासीनता से देखा। जब मैंने सीधे गोली चलाई तो मेरा जीवन चरम सीमा तक जल गया। एक पल में उसने एक अंधेरी छाया को येजिवेन को मारने के लिए मजबूर किया और एक मजबूत हमला किया। उसने येजिवेन को लगभग तुरंत ही मार डाला। येजिवेन को सांस लेने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया गया। उनकी शूटिंग की गति प्रकाश की गति से भी अधिक हो गई और समयरेखा प्रभावित हुई। उनकी उपलब्धियां वास्तव में आश्चर्यजनक हैं, जो आत्मा सम्राट ये शिवेन द्वारा पहले देखी गई आत्मा के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि ये शिवेन ने अब तक 8वें क्षेत्र में केवल 2 सम्राटों को देखा है। हालांकि दोनों की अपनी अपनी खूबियां और मजबूत पक्ष है। इतनी तेजी, ये जिवेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। भले ही छाया सम्राट शी हुआंग और अन्य ने कोई चाल चली हो, वे उसकी नजरों से बच नहीं सके। जब अंधेरे सम्राट ने कोई कदम उठाया तो उसे केवल कुछ अवशिष्ट छायाएं ही दिखाई दी। हालांकि जिवेन ने तुरंत अपनी भारी पुतली खोली और सीधे अंधेरे सम्राट की छाया को पकड़ लिया। उसके पीछे का दानव पंख अचानक खुल गया और फिर उसने खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। कब? लेकिन मैंने केवल एक विशाल दहाड़ सुनी, लेकिन मैंने देखा कि अंधेरे सम्राट के अद्भुत प्रहार का दानव विंग ने पूरी तरह से विरोध किया था। हालांकि राव ऐसा है, ये जिवेन अभी भी इस विशाल सेना को पूरी तरह से बाहर निकालने से पहले कई कदम पीछे हट गया। दूसरी तरफ का अंधेरा सम्राट तब हैरान रह गया जब उसने खुद को और ये जिवेन को मारने में अपनी विफलता को देखा। अपने 8वें क्षेत्र की ताकत के साथ, यहाँ तक कि जब वह बुरी तरह से घायल हो गया था, तब भी वह उसे पीछे हटने के लिए मजबूर नहीं कर सका। हालांकि जिवेन ने ऐसा किया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि ये जिवेन ने क्यों कहा कि उसे 7वें क्षेत्र में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल सका। ऐसी ताकत 8वें क्षेत्र को भी चुनौती देने का साहस करती है। 7वें क्षेत्र में उसका प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर आओ, केवल इस हद तक कि तुम मेरे लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते। ये जिवेन ने बस अपने सामने अंधेरे सम्राट की ओर देखा और कहा, यदि आप मेरे अंधेरे परिवार के शीर्ष अभिजात वर्ग को नष्ट कर देते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन की कीमत चुकाएं। अंधेरा सम्राट एक घायल जानवर की तरह दहाड़ने लगा और अंधेरे परिवार के कुलीन लोग बह गए। इन दिव्य राजाओं और अर्थ सम्राटों के संरक्षण के बिना अंधेरा परिवार इतना बड़ा क्षेत्र क्यों प्राप्त कर सकता है? किसी राज्य में कितनी संपत्ति है, न मालूम कितने लोग अंधेरे में झांकते हैं। इस मामले में ये लगभग अनुमान लगाया जा सकता है, अंधेरे कबीले के पास अब हावी होने के लिए पूंजी नहीं है। भविष्य की लड़ाई में ये बहुत कठिन होगा जब तक कि इसे नष्ट नहीं किया जाता। बूम! अंधेरे सम्राट पर आतंक की सांस छोड़ी जाती है और अंतहीन कानूनों में संघनित हो जाते हैं। देव श्रृंखला भयंकर तूफान बनाकर आकाश में उड़ रही है। इस तूफान के प्रभाव में समय और स्थान प्रभावित और अव्यवस्थित हो जाते हैं और लोग वास्तव में उसकी स्थिति को समझ नहीं पाते हैं। यह 8वें क्षेत्र के स्वामी की वास्तविक शक्ति है। वह एक अजेय स्वामी है जो 9वें क्षेत्र के अस्तित्व से केवल एक कदम दूर है। पहले उनके अधिकांश कौशल का उपयोग उनके शरीर को दबाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब उनके सभी कौशल जारी हो गए हैं।
10 चालों में, मैं तुम्हें 10 चालों में मार डालूंगा। अंधेरा सम्राट धीमी आवाज में दहाड़ा। तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे 10 चालों के भीतर मार डालोगे? मुझे लगता है कि तुम केवल 10 चालों का ही समर्थन कर सकते हो। एक फीकी मुस्कान के साथ येज़िविन ने अंधेरे सम्राट की योजना को समझ लिया, लेकिन उसका दिल पूरी तरह से सतर्क था। डार्क एम्परर के पास केवल 10 चालें हैं। 10 चालों के बाद उसे मरना ही होगा, भले ही वह मरना न चाहे। उसकी चोट की पुनरावृत्ति उसे दफनाने के लिए जगह के बिना मरने के लिए पर्याप्त है। ये सब चकमक सम्राट द्वारा छोड़ा गया है। इस वजह से अंधेरा सम्राट इन 10 चालों के भीतर येज़िविन को मारने की पूरी कोशिश करेगा। बूम! अंधेरे सम्राट ने एक और चाल चली। जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, उसके सिर पर एक गहरा गुप्त कौशल चल गया और उसके शरीर पर लगी चोट गायब हो गई। वह अपने पूरे शरीर की शक्ति और अपने जीवन के स्रोत को जुटाने की पूरी कोशिश कर रहा था, जो इस समय पूरी तरह से मुक्त हो गया था। क्या आप 8वें क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहते? अब मैं आपको 8वें क्षेत्र की ताकत दिखाऊंगा। ये सिर्फ आपके द्वारा काफी दूर है। अंधेरे सम्राट की ठंडी गुंजन में अंधेरे और आतंक की एक शक्ति उभरी और येज़िविन को उड़ा दिया। कोई फैंसी जादुई शक्तियां और मार्शल आर्ट नहीं है। जब उसकी साधना अपने स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे सर्वोच्च कहा जा सकता है। उसे जादुई शक्तियां और मार्शल आर्ट जोड़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उसके पास ऐसी योग्यताएं हैं। प्राचीन काल से ही काले कानून को समझने में उनका सर्वोच्च अस्तित्व रहा है। येज़िविन हिली नहीं, लेकिन इस अंधेरे उन्माद का आतंक महसूस किया। उसके शरीर पर समय का वस्त्र उभरकर उसकी रक्षा कर रहा था। समय का साम्राज्य फैल गया और दानव पक्ष ने उसकी रक्षा के लिए और दूसरा बचाव स्थापित करने के लिए उसके पीछे मारना शुरू कर दिया। बूम! अंधेरे मूल की यह शक्ति सीधे समय के साम्राज्य में घुस गई, अंधेरे देवता के साम्राज्य को एक पल में नष्ट कर दिया और फिर सीधे येज़िविन पर पहुंच गई। बूम! फिर इसने शैतान के पंथ की रक्षा को तोड़ दिया और सीधे येज़िविन को मारने के लिए मजबूर कर दिया। ये वह शक्ति है जो 8वें क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास हो सकती है। 7वें क्षेत्र के विशेषज्ञ येज़िविन के सामने बहुत नाजुक है। ये सिर्फ इस बात की बात है कि वे कितने समय तक कायम रह सकते हैं। उसके लिए कोई समस्या उत्पन्न करना असंभव है। दुनिया पर हावी हो जाओ। येज़िविन के हाथ में नाग की तलवार खड़खड़ाए और फट गई। एक तलवार गिर गई और एक तलवार कट गई। दुनिया में एकमात्र स्वामी की तरह सब कुछ तोड़ दिया और अंधेरे बल से टकरा गई। टकराना! अंधेरे स्रोत की शक्ति को सीधे एक द्वितलवार द्वारा विभाजित किया गया था। अवरोधन की परतों के बाद अंधेरे स्रोत की शक्ति में कोई प्रारंभिक आतंक नहीं था और उसे 2 तलवार से विभाजित किया गया था। ब्रश! एक पल में येज़िविन के सामने एक फ्लैश और एक आकृति दिखाई दी। उन्होंने उसे जवाब देने का कोई मौका ही नहीं दिया। उसने येज़िविन को ऐसे लात मारी जैसे रोशनी के अंधेरे को चीर रही हो। टकराना! स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति के साथ ये पैर समय के लबादे पर फूट पड़ा। बस! पूरे समय का वस्त्र कांप रहा था और समय की शक्ति इस महान शक्ति को नष्ट करने की कोशिश में उन्मत्त रूप से काम कर रही थी। अच्छा, येज़िविन क्रोधित नहीं हुई बल्कि मुस्कुराई। वो एक कदम पीछे हट गया। महान शक्ति को बिखेरने के बाद वह उसकी धार से बचना नहीं चाहता था। इसके विपरीत सम्राट वू की मुहर उसके हाथ में दिखाई दी और उसे सीधे मार डाला। यदि वह पीछे हट गया तो उसकी गणना व्यर्थ हो जाएगी। ये युद्ध उनके लिए भी बेहद अहम है। इसका संबंध इस बात से है कि वह 8वें क्षेत्र में कब प्रवेश करेगा और उसे पीछे हटने ही नहीं देगा। येज़िविन 8वें क्षेत्र के किसी विशेषज्ञ से लड़ने का पहला मौका नहीं था। हालांकि इस बार वह अधिक आश्वस्त थे। वह उस समय उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था और उसके सामने वाला अंधकार सम्राट आत्मा सम्राट से भी बदतर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंधेरे सम्राट को भारी नुकसान हुआ। अधिक से अधिक, ये केवल 10 चालें हैं। उसे लंबी अवधि के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वह लड़ने और जीवित रहने की पूरी कोशिश कर सकता है। इन 10 चालों में जीत ही जीत है। डार्क सम्राट की युद्ध प्रभावशीलता वास्तव में भयानक है, लेकिन ये ठीक इसी वजह से है कि ग्रिंडस्टोन बनना अधिक सार्थक है। पलक झपकते ही येज़िविन ने उसके सामने अंधेरे सम्राट को मार डाला था। येज़िविन की अचानक हत्या के सामने अंधेरे सम्राट ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक काली जादुई शक्ति का उत्सर्जन किया। पूरे ब्रह्मांड में सभी समय और सभी स्थान निषिद्ध थे। ये अंधेरा फैल गया और येज़िविन उसमें ऐसे गिर गया मानो वह कीचड़ में गिर गया हो। इस कुंग फू का लाभ उठाते हुए अंधेरे सम्राट ने शब्दों का जाप किया और अपने स्वयं के कानूनों को हिला दिया। उसके पूरे शरीर का मन और युवान भगवान एक पल में जल रहे थे। फिर उसने येज़िविन को मुक्का मारा और उसे मार डाला।
आतंक की शक्ति एक पल में ही फूट पड़ी और उसकी युद्ध प्रभावशीलता एक पल में चरम पर पहुंच गई। सचमुच चरम सीमा तक भयानक। लेकिन तू जिवेन ने बस एक लंबी दहाड़ निकाली और उसके पूरे शरीर से तलवार क्यों ही निकल रही थी। वह इस अंधेरी शक्ति को काटता रहा, साथ ही वह कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं थे। उसने अपनी मुट्ठी को 5 उंगलियों से दबाया और सीधे उड़ा दिया। मुट्ठी की शक्ति सीधे आकाश से होकर गुजरी और शून्य को तोड़ दिया। शक्तिशाली क्यूई और रक्त ने अंधेरे राज्य को ढक दिया, बाहर कूद गया और अंधेरे सम्राट से टकरा गया। टकराना, आतंक की शक्ति फैल रही है और दोनों पक्षों की मुक्केबाजी ताकत एक दूसरे से टकरा गई। वे सभी अजेय हैं, यानी अपनी ताकत को चरम तक बढ़ाना है। अंधेरे सम्राट का शरीर थोड़ा हिल गया। उन्हें बस यही लगा कि उनकी चोट ज्यादा गंभीर है। ये जिवेन की शक्ति बहुत भयानक थी। वह पहले ही 7वें क्षेत्र के कई विशेषज्ञों से आगे निकल चुका था और यहाँ तक कि 8वें क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी बदतर नहीं था। यह एक साधारण टक्कर है। सीधे तौर पर उसकी चोट बढ़ गई। इस वजह से उनके पास ज्यादा समय नहीं बचता है। कुल मिलाकर केवल 10 चालें हैं। यदि वह 10 चाल से अधिक चलता है तो उसका मरना निश्चित है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसके दूसरी ओर ये जिवेन 2 सीधे पीछे हट गए। उसे केवल क्यूई की वृद्धि और उसके सीने में खून महसूस हुआ। दोनों पक्षों के बीच की टक्कर सिर्फ सत्ता की ही नहीं बल्कि कानून की भी टक्कर थी। एवेन्यू की टक्कर। दोनों पक्षों के जीवन का सारा सार और समझ इस मुट्ठी में तीक्ष्ण और विशद रूप से प्रतिबिंबित होती है। केवल इस क्षण में तू जिवेन को लगा कि वह बहुत सी सच्चाई को समझने लगा है। उसके शरीर का रहस्यमय स्थान पागलपन से हर चीज का अनुमान लगा रहा था और वह हर चीज का अनुमान लगाना चाहता था। उनके लिए प्रत्येक चाल का लड़ाई का अनुभव कई वर्षों के कठिन प्रशिक्षण के लायक है। हालांकि इसमें बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन उसके लिए यह इसके लायक है। हालांकि उसके अधिक सोचने और इन सूचनाओं को पूरी तरह से पचाने की प्रतीक्षा किए बिना अंधेरे सम्राट ने उन्हें फिर से मार डाला था। एक कदम में उसने पूरी तारा नदी पार कर ली। उसका पूरा शरीर गुप्त कलाओं की रोशनी से चमक रहा था और उसने जो कई रहस्य सीखे थे वे सभी एक पल में चमक रहे थे। महान शक्ति है। अंधेरे सम्राट के पास लड़ाई का समृद्ध अनुभव है। स्वाभाविक रूप से वह जानता है कि एक बार उसकी चोट बिगड़ने लगती है। यह एक अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति है। भले ही हम आराम करने के लिए समय निकालें, लेकिन इतने कम समय में इसका कोई मतलब नहीं है। इसके विपरीत वह ये जिवेन को सांस लेने और सीधे उसे मारने का समय नहीं दे सका। बूम! उसने एक मुक्का मारा जिससे ये जिवेन पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। राक्षस का पंख तुरंत एक मुक्के से टूट गया। इस जोरदार टक्कर में सिर्फ टकराने की सुरीली आवाज थी। दोनों सम्राटों और दिग्गजों के पूरे शरीर पर चिंगारी फूट पड़ी और एक ही समय में दोनों पर खून के छींटे पड़े। स्वयं अंधेरे सम्राट को गंभीर चोटें आईं। वह फिर जोर से टकराया, जिससे उसके शरीर पर लगे घाव खींचे नहीं, सीधे टूट गए और खून बह निकला। ये जिवेन की बाह भी टक्कर में थी। दरारें और खून बिखरा हुआ था, जिससे वह और अधिक जानलेवा लग रहा था। बीप! एक विशाल फीनिक्स ने बांध दी। ये जिवेन के पीछे एक फीनिक्स उभरा, एक बड़ी ताकत उभरी और ये जिवेन की चोट तेजी से ठीक हो रही थी। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ मार डालो। इस बार ये जिवेन फिर से दहाड़े और सीधे उसे मारने के लिए दौड़े। युआन भगवान और मांस दोनों अत्यधिक जल गए थे। एक पल में लगभग जलकर नष्ट हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि वे पूरी दुनिया के साथ एकीकृत हो गए हैं। अपनी पुनर्प्राप्ति क्षमता के आधार पर वह अंधेरे सम्राट से कहीं बेहतर था। वह तुरंत उसे मारने के लिए दौड़ा। सम्राट वू की मुहर पकड़ ली और उसे अंधेरे सम्राट की ओर दबा दिया। गर्जन! ये देखकर कि तुम जिवेन ने जवाबी हमले का नेतृत्व करने का साहस किया, अंधेरे सम्राट ने तुरंत दहाड़ लगाए और वही मुक्का मारा। बूम! इस भयानक हमले ने पूरे अंधेरे राज्य को हिलाकर रख दिया और इस झटके में पूरे पहाड़ जलकर राख हो गए। अंधेरी अवस्था में कई विशेषज्ञ एक के बाद एक बाहर निकले और युद्ध के मैदान की ओर उड़ गए जहां दोनों पक्ष लड़ रहे थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, लेकिन वे उस जगह को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थे जहां ये हुआ था। डाक परिवार के पास पत्थर परिवार की तरह पैतृक भूमि की कहावत नहीं थी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि यह पीढ़ियों से विरासत में मिली पूरे डाक परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। उफ! अंधेरे सम्राट ने खून उगला और खून की खांसी की। आखिरकार वह अपने चरम पर नहीं था। इससे भी अधिक उसे यह उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन उसे चोट पहुंचाने के इस तरीके से लड़ेगी। इस टक्कर में आखिरकार मुझे फिर भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सबसे खास बात यह है कि इस टक्कर में अंदरूनी चोट लगी है।
पुरानी चोट फिर से उभर आई और गोल्डन इंपीरियल खून की धारियां नीचे बह गईं और हवा में बिखर गईं, जिससे लोगों को सदमा लगा। हालांकि उनके विपरीत ये ज़िवेन ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन टक्कर की एंटी शॉक फोर्स उनकी पूरी बांह से खून टपका देती है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अभी भी पता चलेगा कि इसमें घनी दरारें हैं। अंधेरे सम्राट की आंखों में बहुत गुस्सा था। यदि वह अपने चरम पर था, भले ही वह इस मामले में सातवें क्षेत्र के शिखर ये ज़िवेन से मिला हो, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अन्य बाहरी ताकतों की सहायता से भी वह तनिक भी नहीं डरा। यह उसकी अपनी ताकत के कारण ही था कि वह अंधेरे राज्य को पूरी तरह से अंधेरे परिवार के क्षेत्र में बदलने में सक्षम था, और सृजन के भगवान ने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। आप जानते हैं, यहाँ तक कि रेंझोउ, शिझोउ और अन्य स्थानों में भी, हालांकि एक बड़े परिवार का प्रभुत्व है, फिर भी वहाँ अन्य जातीय समूह मौजूद हैं। हालांकि अंधेरे राज्य में अंधेरा परिवार प्रमुख परिवार है। अन्य प्राणियों को या तो भगा दिया जाता है या अंधेरे परिवार के कसाई की चाकू के नीचे मर जाते हैं। यह उसके 8वें दायरे की ताकत पर निर्भर करता है, जो 9वें दायरे से केवल एक कदम दूर है, और आतंक मौजूद है। यदि आवश्यक न हो तो सृष्टि का ईश्वर भी उसे परेशान नहीं करना चाहता। हालांकि अब केवल कई वर्षों के लिए वह टेरान फ्लिंट सम्राट द्वारा घायल हो गया था। अब टेरान के वंशजों ने सीधे अंधेरे राज्य में हत्या कर दी है, जो पूरे अंधेरे परिवार को नष्ट करने की लय है। समय बदल गया है, लेकिन ऐसा हो गया है। हम उसे कैसे मना सकते हैं? जब मैं अपने चरम पर था, जब आप उग्र थे, तो मैं आपको एक झटके में कैसे दबा सकता था? अंधेरे सम्राट ने मुंह में खून भरकर खांसते हुए कहा। बहुत बकवास है। मैंने ये भी कहा था कि अगर मेरे पास आपकी खेती के आधे साल होते जब आप चरम पर थे, भले ही आप चरम पर होते, तो मेरे लिए आपको मारना आसान होता। अंधेरा सम्राट आश्वस्त है, लेकिन ये ज़िवेन उससे अधिक आश्वस्त है। अभी उसके पास अभ्यास के समय की कमी है और अंदर की जानकारी की कमी है। प्रचंड अंधेरा सम्राट दहाड़ उठा और उसके पूरे शरीर का मन अचानक जल गया। ये ब्रह्मांड जल उठा। समस्त समय और स्थान एक महान शक्ति द्वारा प्रज्वलित प्रतीत हो रहे थे। इस भयानक ताकत ने ये ज़िवेन को एक पल में डुबो दिया। ये ज़िवेन अभिभूत थी और बच नहीं सकी। ये ज़िवेन को केवल यह महसूस हुआ कि उसके शरीर से खून बह रहा था और जल रहा था। यह एक भयानक गुप्त विधि है, क्योंकि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने शरीर में है। उसने आराम करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपने कौशल का संचालन किया और बलपूर्वक अपने शरीर में रक्त को दबा दिया। उनके शरीर में उबलते खून को दबाने के लिए 3000 मार्शल आर्ट का सहारा लेना पड़ा। ये ज़िवेन राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक चाल थी, प्रत्येक चाल दूसरों के विरुद्ध हजारों चालों से अधिक खतरनाक थी। हालांकि अंधेरे सम्राट ने इस समय का फायदा उठाते हुए आकाश में कदम रखा, उसके सामने उसे मार डाला, सीधे एक बड़ा हाथ बढ़ाया और ये ज़िवेन को ताली बजाई। यहाँ तक कि समय की सुरक्षा के बावजूद ये ज़िवेन पर बमबारी की गई और सीधे हमला किया गया, लेकिन वह एक निष्क्रिय व्यक्ति था। उसी समय ये ज़िवेन ने अपने हाथ में नाक वाली तलवार से अंधेरे सम्राट पर वार किया। ब्रश। दोनों पक्ष तुरंत क्रोधित हो गए और यह चोट और जीवन की एक और टक्कर थी। हालांकि अपेक्षाकृत रूप से कहें तो ऐसी लड़ाई अंधेरे सम्राट के लिए लागत प्रभावी नहीं है। हालांकि ये ज़िवेन की हालत खराब है, उसके पास मजबूत क्यूई और खून है और कोई पुरानी चोट नहीं है। हर बार जब वह हमला करता है तो वह पुरानी चोटों के बिगड़ने में तेजी लाएगा। कुछ चालों के बाद उसे पहले से ही महसूस होता है कि मौत करीब आ रही है। हालांकि वह बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहता था। इतने चरम तरीकों से भी वह ये ज़िवेन को मारना चाहता था, न केवल उसके दिल में नफरत के कारण, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह जानता था कि यही एकमात्र संभावना थी कि अंधेरा परिवार बच सकता था। भले ही संभावना छोटी थी, यह उसके लिए निराशा से बेहतर था। अंधेरे सम्राट, चाहे आपके पास कोई भी साधन हो, आप आज मरेंगे। मैं वह पूरा करूंगा जो चकमक सम्राट ने उस दिन पूरा नहीं किया। ये ज़िवेन दहाड़ उठा। वह अंधेरे सम्राट से नफरत नहीं करता था, लेकिन अंधेरे सम्राट को मरना पड़ा। ये जातीय समूह के महान उद्देश्य से संबंधित था और किसी भी नरमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बूम! ये ज़िवेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अंधेरे सम्राट को मारने की पहल की। अंधेरे सम्राट को अधिक गंभीर क्षति हुई। उसने पहल में पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, समय के साम्राज्य को मुक्त कर दिया है, अंधेरे सम्राट को बंद कर दिया है और अपने हाथ में सम्राट वू की मुहर को तोड़ दिया है। इस बार ये ज़िवेन ने बड़ी जीत हासिल की। अंधेरे सम्राट ने खर्राटा लिया और मौके पर ही नष्ट हो गया। उसका शरीर फट गया और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं रही।
उसने सोचा कि वह 10 चालों का समर्थन कर सकता है, लेकिन चोट के हमले ने सीधे उसे मार डाला। यदि वह सामान्य रूप से लड़ता तो वह 10 चाल तक टिक सकता था, लेकिन ये जीवेन की निराशाजनक खेल पद्धति ने उसे 10 चाल तक भी टिकने में असमर्थ बना दिया। वह पूरी तरह से गिर गया, उसका शरीर फट गया, खून की धुंध में बदल गया और अंधेरे राज्य की भूमि पर गिर गया, और पहले से ही कमजोर युआन भगवान एक पल में सूख गया। अंधेरे सम्राट के पतन के बाद पहली बार ही तू जीवेन ने पाया कि पूरे अंधेरे राज्य में ढहने की प्रवृत्ति थी। पूरे अंधेरे राज्य का स्वर्ग धीरे धीरे ढहने लगा और कई कानून अद्भुत गति से ढह रहे थे। ये जीवेन को आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत गणना करना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि अंधेरे राज्य को बदलने के लिए मूल रूप से उपयोग की जाने वाली सरणी की वास्तविक मूल शक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं अंधेरा सम्राट ही थी। उसके अलावा किसी भी कोर के लिए पूरे अंधेरे राज्य को कवर करने वाले बड़े सरणी को बनाए रखना असंभव है। इन वर्षों में उन्होंने डार्क स्टेट को बदलने और डार्क स्टेट के वातावरण को केवल डार्क रेस के अस्तित्व के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए सरणी पर भरोसा किया। लेकिन साथ ही इस कारण से वह अंधेरे राज्य के साथ एकीकृत हो गया, अंधेरे राज्य के स्वर्गीय मार्ग का एक हिस्सा बन गया और अंधेरे राज्य के स्वर्गीय मार्ग के उस हिस्से के संचालन को बनाए रखा। उनके पतन के साथ अंधेरे राज्य के नियम स्वाभाविक रूप से एक के बाद एक ध्वस्त होने लगे। ये जीवेन जिन्होंने इसकी गणना की थी ने तुरंत अंधेरे राज्य के वातावरण को बदलना शुरू कर दिया। व्यू को नष्ट करने और उन अनावश्यक अंधेरी शक्तियों को बाहर निकालने के बाद अंधेरे राज्य की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ। बेशक ये सुधार केवल तू जीवेन के लिए है, उसके लिए अंधकार में स्थिति अंततः स्थिर हो गई है, लेकिन उन अंधेरे लोगों के लिए ये दिन के अंत जैसा है। बाहर का सूरज चमकता है। सामान्य अंधेरे लोगों के लिए यह विलुप्त होने की आपदा की तरह है। ये बस एक क्षण का प्रयास है और विलुप्त होने का एक बड़ा क्षेत्र है। ये जीवेन का उन सभी को मारने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने अंधेरी भूमि का एक हिस्सा छोड़ दिया, लेकिन यह उतना चरम नहीं था जितना पहले हुआ करता था। पूरे अंधेरे राज्य में अंधेरे लोगों का केवल एक ही जातीय समूह था। जब येशिवेन ने डार्क स्टेट कानून को स्थिर किया, अंधेरे परिवार के कई विशेषज्ञ दरवाजे पर आए हैं। हालांकि वे ये जीवेन को मारना चाहते हैं, लेकिन वे जल्द ही मारे जाते हैं और ये जीवेन का सामना करते हैं। उनमें प्रतिकार करने की शक्ति नहीं है। उसी समय तू जीवेन के विचार पूरे अंधेरे राज्य में फैल गए। उसने उन छिपे हुए अंधेरे परिवार विशेषज्ञों को ढूंढ लिया और उन्हें एक एक करके मार डाला। भावी सम्राट मारा गया। अंधेरे राज्य पर शासन करने वाले अंधेरे कुल की नींव पत्थर कुल द्वारा शासित पत्थर राज्य की तुलना में अधिक गहरी है। इस वजह से ये जीवेन उन विशेषज्ञों के अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकते। साधारण अंधेरे कबीले के लिए वह उन्हें पर्याप्त रहने की जगह देता है। अंधेरी स्थिति को शांत करने के बाद ये जीवेन ने पहला कदम उठाया और टेरान बुजो पर्वत पर लौट आए। इस समय पहाड़ पर प्लीज भूमि के कबीले प्रमुख और नेता लंबे समय से एक साथ इकट्ठे हुए हैं। ये शिवेन की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें ये जीवेन द्वारा अंधेरे राज्य के विनाश के बारे में कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन ये जीवेन द्वारा शी राष्ट्रीयता की पैतृक भूमि को नष्ट करने और शी राष्ट्रीयता के पुनरुद्धार की आशा पूरे लीज में फैल गई है। उनका अनुसरण न करने का साहस कैसे हुआ? यहाँ तक कि कुछ अवज्ञाकारी लोग पहले ही जेंटियन लेहुआंग द्वारा मारे जा चुके हैं। इसके अलावा थंडर सम्राट के अलावा लीज में कई बड़े लोगों ने भी पहले टेरान में शरण ली थी। उन्होंने देखा कि कैसे तू जीवेन ने अपनी आंखों से 3 जातियों के विशेषज्ञों पर कटाक्ष किया और स्वाभाविक रूप से बेहतर समझ गए। ये जीवेन की तुलना में वह कुछ भी नहीं है। इन लोगों के समर्थन से रेज में जिन जातीय समूहों ने विरोध करने की कोशिश की, उनमें विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए था। उखाड़ दिया गया है। ये जीवेन को वे बुजो पर्वत पर लौटते ही जानते थे और एक के बाद एक उनसे मिलने आते थे। ये जीवेन ने लीज भूमि में नायकों के लिए कोई ठंडा चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि यह आवश्यक नहीं था। उन्होंने अमर गरिमा स्थापित की है और लीज भूमि के नायकों को डराते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ लीज के नायकों की लंबे समय से प्रशंसा की गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आश्वस्त हैं या नहीं, वे सही तौर पर विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। जिन 3 जातीय समूहों में विरोध करने की क्षमता और साहस था, वे अब मर चुके हैं और घायल हो चुके हैं। यह उन्हें डराने के लिए काफी है। लीज भूमि के नायकों को प्राप्त करने के बाद ये जीवेन ने उन्हें छोड़ने के लिए कहा। केवल जेंटियन लेहुआंग ही रुका था।
ये जिवेन ने बिना शर्त जेंटियन ले हुआंग को अपना सारा अनुभव और समझ बताई कि 7वें स्तर तक कैसे पहुंचा जाए। यदि दूसरों के पास इसमें कुछ अंधे तत्व हो सकते हैं, तो ये जिवेन को रहस्यमय स्थान की मदद मिलती है और वह जानता है कि इसे कैसे तोड़ना है। जेंटियन ले हुआंग के लिए ये अमूल्य खजाने हैं। वह तो जिवेन से अलग है। ये जिवेन के पास पर्याप्त विवरणों का अभाव है, इसलिए उसे अपने स्वयं के विवरण बढ़ाने के तरीके खोजने होंगे। हालांकि वह कई वर्षों से छठे क्षेत्र के शिखर पर है और उसका कौशल संचय बहुत गहरा रहा है। बस उस छोटे से अवसर की कमी है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizardw.com/0_48/ और यहीं पर ये जिवेन उसकी मदद कर सकते हैं। यदि यह कोई और होता तो ये जिवेन इतने हार्दिक नहीं होते, लेकिन जेंटियन ले हुआंग अलग है। जेंटियन ले हुआंग को उसके द्वारा लगभग हेरफेर किया गया है। एक विचार उसे दफनाने की जगह के बिना मरने पर मजबूर कर सकता है। स्वाभाविक रूप से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जहां तक उसके स्वयं के साथ साधना स्तर का प्रश्न है, उसके पास भागने का अवसर है। ये नामुमकिन है। आइए यह न कहें कि भले ही जेंटियन ले हुआंग 7वें दायरे में प्रवेश करता है, वह खुद से कहीं ज्यादा खराब है। भले ही वह एक दिन उसके बराबर हो जाए, उसका गुप्त कौशल इतना सरल नहीं है। इस वजह से वह बहुत निश्चिंत हो गया और उसने रक्षा स्थापित नहीं की, क्योंकि रक्षा स्थापित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसके विपरीत जेंटियन ले हुआंग की शक्ति जितनी मजबूत होगी, उतना बेहतर होगा। उसके लिए 7वें क्षेत्र में प्रवेश करना सर्वोत्तम है। उस मामले में टेरान के पास 7वें क्षेत्र के 2 स्वामी हैं और स्थिति पूरी तरह से अलग है। रेन हुआंग और फैंगई के लिए, हालांकि उनके पास उनके द्वारा छोड़े गए कई अनुभव और गुप्त कोड हैं, वे अल्पावधि में 7वें दायरे में प्रगति की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वे आगे बढ़ने के लिए केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। ये जिवेन के अनारक्षित दान के साथ जेंटियन ले हुआंग लीज में लौट आया और बंद हो गया। इसके बाद तो जिवेन ने टेरान सेना को भेजने के लिए सम्राट और फेगई परिवार के साथ सहयोग किया। अब टेरेंस ने मूल रूप से उज्ज्वल लोगों को शांत कर दिया है और रेंजो पर एकाधिकार कर लिया है, लेकिन अन्य 3 राज्य इसमें शामिल नहीं हुए हैं, विशेष रूप से डार्क स्टेट और स्टोन स्टेट। इस पर यथाशीघ्र कब्जा किया जाना चाहिए, अन्यथा यह अनिवार्य रूप से अन्य पड़ोसी बड़े राज्यों में सेना के लालच का कारण नहीं बनेगा। उस स्थिति में टेरान वास्तव में दूसरों के लिए शादी के कपड़े बनाएगा। इसके अलावा शिजोऊ में शी राष्ट्रीयता के अलावा अन्य राष्ट्रीयताएं भी हैं जो एक ही समय में आक्रमण कर रही हैं और क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। वे नहीं जानते कि टेरेंस ने अपने सैनिकों को शिजोऊ के बाहर स्थानांतरित कर दिया है। जल्द ही ये जिवेन ने शिजोऊ में बचे एकमात्र जातीय समूहों को अपनी वसीयत सौंप दी और उनके नेताओं को आने के लिए कहा। यहाँ तक कि 2 जातीय समूहों पर भी सम्राटों का पहरा रहता है। ये ठीक है, क्योंकि उनके पास सम्राट भी है कि वे 1/3 म्यू भूमि पर कब्जा कर सकते हैं और शिजोऊ द्वारा पूरी तरह से कब्जा नहीं किया जाएगा। पहले तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 4 राज्यों के महान गश्ती दूत उन्हें अपनी इच्छा बता देंगे। हालांकि वे जल्द ही पूरी तरह से समझ गए कि पत्थर कबीले की पैतृक भूमि के विनाश का क्या हुआ। ये वास्तव में वही था जो 4 राज्यों के गश्ती दूतों ने किया था। ये सोचकर कई लोग पूरी तरह डर जाते हैं, क्योंकि पत्थर परिवार की पुश्तैनी जमीन की हालत कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। वे कैसे नहीं समझ सकते कि यह कितना गंभीर मामला है। इस वजह से उन्हें 4 राज्यों के भ्रमण दूतों की शक्ति के बारे में अधिक पता चला और जल्द ही न केवल शिजो की खबर बल्कि अंधेरे राज्य के पूर्ण समतलीकरण और परिवर्तन की भी खबर उनके कानों में पड़ी। डाक सम्राट, डाक परिवार के पुराने पूर्वज और 8वें क्षेत्र के विशेषज्ञ ये जिवेन से हार गए थे। पूरे अंधेरे परिवार के पास अंधेरे राज्य में केवल निजी भूमि का एक छोटा सा भूखंड बचा था और बाकी को ये जिवेन द्वारा बदल दिया गया और सामान्य स्थिति में बहाल कर दिया गया। खबर तो और भी चौंकाने वाली थी। डाक परिवार, एक शक्तिशाली हाउस जो मूल रूप से पत्थर परिवार के करीब था, रातों रात खत्म हो गया था। तब से ये कहा जाता रहा है कि लीज की भूमि पूरी तरह से टेरान की कमान में है। लीज की भूमि के कई विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से ये जिवेन से मिलने गए। एक एक करके इन खबरों ने उनकी मनोवैज्ञानिक रक्षा पंक्ति को पूरी तरह से हरा दिया। इतने मजबूत गश्ती दूत के दमन में, चाहे उनके विचार कुछ भी हो, उनका कोई फायदा नहीं है। पूर्ण शक्ति के सामने वे बहुत कमजोर हैं। नष्ट हुए बड़े परिवारों में उनकी ताकत टेरान से कमजोर नहीं है और यहाँ तक कि पत्थर और अंधेरे परिवार भी टेरान से ऊंचे हैं। लेकिन तो क्या और अंत क्या है?
उनका जातीय समूह शिजोऊ में भी एक बड़ा जातीय समूह है, लेकिन टेरान्स जैसे दिग्गजों के साथ तुलना में कोई तुलना नहीं है। जल्द ही कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद वे व्यक्तिगत रूप से येज़िवेन से मिलने आए। यहाँ तक कि दोनों सम्राट भी अपवाद नहीं थे, वे भी सम्राट थे। हालांकि उनकी ताकत की तुलना येज़िवेन से नहीं की जा सकती थी। येज़िवेन के सामने ये लोग टेरान के लिए काम करने और बाद में टेरान से संबंधित होने के लिए सहमत हुए। केवल येज़िवेन की उन्हें रखने की प्रतिबद्धता के बदले में येज़िवेन द्वारा कभी भी और कहीं भी मारे जाने की चिंता न करें। वे राहत की सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सके। जल्द ही उन्हें येज़िवेन द्वारा वापस भेज दिया गया। उन्होंने तुरंत लोगों और घोड़ों को शिजोऊ में टेरान के निपटान में सहयोग करने, टेरान के कुछ शेष विद्रोहियों को घेरने और दबाने के लिए संगठित किया और टेरान के मोहरा के रूप में काम किया। इस बिंदु पर येज़िवेन ने अंततः राहत की सांस ली। उनकी पिछली योजना पूरी तरह से पूरी हो गई थी। उन्होंने अपने बल से चारों राज्यों में प्रतिरोध को शांत कर दिया। टेरान के उत्थान की सामान्य प्रवृत्ति अप्रतिरोध्य है। जब तक टेरान ने समय के साथ 4 राज्यों में पूरी तरह से अपनी नींव रख ली है, तब तक इसकी नींव हाउजू होगी। और येज़िवेन स्वयं अंततः सृजन के भूमंडप में जाने और 8वें क्षेत्र में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढने का समय पा सकते हैं। ये खबर कि येज़िवेन ने 4 राज्यों को शांत कर दिया, जल्द ही पूरे पूर्वी क्षेत्र में फैल गई, क्योंकि कार्रवाई बहुत बड़ी थी। पूर्वी क्षेत्र में कुछ ही राज्य थे। येज़िवेन को 4 राज्यों में से एक के रूप में बंद कर दिया गया था। ये लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित नहीं कर सकता। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि येज़िवेन के नए दौरे ने विदेशी गठबंधन सेनाओं के खिलाफ लड़ाई में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण विशेष ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने एक ही बार में 4 राज्यों को सील कर दिया। यदि जिस व्यक्ति ने ये निर्णय नहीं लिया वह पुराना सम्राट ज़ांदी था, तो मुझे डर है कि अगर कोई और बदल गया तो आलोचना होगी। हालांकि वे युद्ध सम्राट की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करते हैं। वे सभी येज़िवेन पर पूरा ध्यान देते हैं। अपनी वापसी के पहले 3 वर्षों में येज़िवेन ने कुछ भी नहीं किया, जिससे कई लोगों को लगा कि वह बेहतर नहीं था। हालांकि 7वीं सीमा अच्छी थी, लेकिन चारों राज्यों को पूरी तरह से अपने अधीन करना इतना आसान नहीं था। उसे 4 राज्यों के मामलों में पड़ना होगा। मुझे नहीं पता कि इससे बाहर निकलने में कितने साल लगेंगे। हालांकि तथ्य वह नहीं है जो उन्होंने सोचा था। येज़िवेन ने 3 साल तक ऐसा नहीं किया। एक बार जब उसने ऐसा किया तो उसने खून की नदी बहा दी। लेईजी की भूमि सीधे घर जाने से डरती थी, जबकि उज्ज्वल परिवार, अंधेरे परिवार और पत्थर परिवार का सफाया हो गया, केवल नागरिक बचे। अब तक 4 राज्यों के भीतर टेरान का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है और टेरान का उदय अजेय है। अब तक लोगों को अंततः समझ में आ गया था कि येज़िवेन कुछ नहीं कर रहे थे, बल्कि उन मूर्खों द्वारा उसे कोई बहाना देने का इंतजार कर रहे थे। विशेष रूप से भाग्य के देवता के शासन के तहत मध्य क्षेत्र को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में कई शक्तिशाली शक्तियां हैं। राजा का आदेश मानना 1 या 2 दिन का काम नहीं है। येज़िवेन सृष्टि के देवता के आदेश के साथ आए थे। अंधेरे परिवार, पत्थर परिवार और गुआंगमिन परिवार सभी ने बेशर्मी से विरोध करने का साहस किया। हालांकि उन्होंने येज़िवेन पर हमला करने और उसे मारने की हिम्मत नहीं की, फिर भी अवज्ञा करना संभव था। ये स्थानीय उपद्रव का सामान्य साधन भी है। उन्होंने येज़िवेन के खिलाफ सेना में शामिल होने का साहस भी किया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन उनसे अधिक क्रूर थे। इस बहाने उन्होंने उन सबको वहीं मार डाला। 3 जातीय समूहों के शीर्ष नेताओं की हत्या कर दी गई और नदियों और पहाड़ों का रंग बदल गया। चारों राज्यों में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल सका। सृष्टि के ईश्वर के विरुद्ध एकजुट हो। ये अपराध छोटा और बड़ा दोनों है। आखिरकार कोई वास्तविक विद्रोह नहीं है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि शासक क्या सोचते हैं। और अब येज़िवेन ने स्पष्ट रूप से मुर्गी के पंखों को तीर की तरह बड़ा बनाया। कई जातीय समूह स्थानीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल सकते हैं, विशेष रूप से अंधेरे जातीय समूह के पूरे अंधेरे राज्य को निजी क्षेत्र में बदलने के व्यवहार की जांच सृष्टि के भगवान द्वारा नहीं की गई है। बहुत से लोग इसे समझते हैं। हालांकि येज़िवेन ने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया। 4 राज्यों की सभी भूमि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और इसे पूरी तरह से अपनी कमान में ले लिया। इस बात ने वास्तव में कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigvisualw.com/0_48/ ये साहसिक है। ये खबर सुनकर कई लोगों की पहली प्रतिक्रिया थी। क्योंकि येज़िवेन ने बहुत तेजी से शुरुआत की और कम समय में 4 राज्यों को निपटा लिया, उसने उनके लिए कोई भी अवलोकन समय नहीं छोड़ा। अगर कुछ लोग बीच बचाव करना भी चाहें तो उन्हें मौका ही नहीं मिला।
ये जिवेन को जल्द ही पता चल गया कि इन जातीय समूहों के पीछे कितने लोग थे, क्योंकि 4 राज्यों को बसाने के बाद सृजन राजवंश के देवता की ओर से कई फटकारें दी गईं, और सभी विभागों से थी। जाहिर है तो जिवेन की हरकतें इन लोगों के हितों पर असर पड़ा। इसमें शामिल पर्दे के पीछे के सभी लोग महान लोग हैं जो ईश्वर के वंश में अपने पैर जमाकर दुनिया को उलट पुलट कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ, अंदर से ये सड़ने लगा है। आज के सृजन के देवता, ये जिवेन ने व्यंग्य किया। पहाड़ पर नहीं, सम्राट और फेगई दिव्य दरबार में एकत्र हुए। तीनों बादल के बिस्तर पर बैठे और एक दूसरे के सामने बैठे। अब ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सभी दलों ने फटकार लगाई है, और उस समय बहुत परेशानी होगी। सम्राट सिरदर्द होने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। भले ही वह सम्राट बन जाए, लेकिन जो चाहे वह नहीं कर सकता। अन्य छोटी दुनियाओं के सम्राटों की तुलना में बहुत कम खुश। डरने की कोई बात नहीं है, वे खुलेआम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। इस मामले में शामिल सृष्टि के ईश्वर की कोई भी महान शख्सियत आगे नहीं आई, लेकिन उसे सृष्टि के ईश्वर के नाम पर फटकार लगाई। ये बुराई करने और उस स्थान पर अच्छे लोगों को मारने के लिए ये जिवेन को फटकारने के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन वे सीधे तौर पर सामने नहीं आ सकते। आखिरकार यह एक छिपा हुआ नियम है। चूंकि यह एक छिपा हुआ नियम है, ये कुछ ऐसा है जिसे वे सीधे तौर पर नहीं कह सकते। इन फटकारों के माध्यम से, हालांकि ये जिवेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह कुछ ऐसा भी जानता था जो वह नहीं जानता था। स्थानीय हाउजू का विकास और वृद्धि स्वाभाविक रूप से भगवान राजवंश के भोग के कारण है। नियंत्रण करने में तथाकथित असमर्थता केवल एक बहाना है। ये हितों का परिवहन और हितों का संबंध होना चाहिए जो इन लोगों को आंखें मूंदने पर मजबूर करता है। विशेष रूप से डाक परिवार ने डार्क स्टेट को पूरी तरह से डाक परिवार के अस्तित्व के लिए उपयुक्त स्थान में बदल दिया है, जिसने मूल रूप से सृष्टि के देव राजवंश में बड़ी मिश्रित और छोटी बस्तियों के पैटर्न को हिला दिया है। किसी गंभीर मुद्दे पर अराजकता करना कोई समस्या नहीं है। डुलुओ महाद्वीप 3 ड्रैगन किंग की किंवदंती http://www.bigwizw.com/0_48/ ऐसी चीजें बर्दाश्त की जा सकती हैं। हम अंधेरे में क्या कर सकते हैं? ये जिवेन उपहास करती रही। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, यदि वह भाग्य के देवता के केंद्र में प्रवेश करता है, तो उसे एक उच्च पद पर होना चाहिए और एक महत्वपूर्ण स्थान रखना चाहिए। उस समय मुझे डर है कि उसके सिर पर शरण मांगने वाले कम छोटे समूह नहीं होंगे जो दूसरों से अलग नहीं है। ताकत सबसे अच्छी गारंटी है। जब तक आप उस पर खुलेआम हमला नहीं करते और उसे आउटलैंड में भागने के लिए मजबूर नहीं करते, बाकी सब कुछ नहीं है। और वह ये भी जानता था कि इस बार उसने कई लोगों के हितों को प्रभावित किया, लेकिन सबसे गंभीर बात थी डांटना। मूल कारण ये था कि युद्ध के सम्राट का साइन बोर्ड काम कर रहा था। ये बूढ़े लोग भिक्षु के चेहरे को नहीं देखते, वे बुद्ध के चेहरे को भी देखते हैं, और वे युद्ध सम्राट के चेहरे को भी देखते हैं। स्वाभाविक रूप से वे गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं करते। ये भी वही था जिसकी तुम्हें सबसे पहले उम्मीद थी। उस समय बहुत सारी परेशानियों से बचने के लिए युद्ध सम्राट पर भरोसा करना अपरिहार्य है, जो दूसरों से अलग नहीं है। अपनी मौजूदा ताकत से उसे डर है कि वह इतनी बड़ी प्लेट की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए उसे युद्ध सम्राट को लाभ पहुंचाना होगा। उसे अचानक समझ आया कि दुनिया शतरंज के खेल की तरह है, इसलिए युद्ध का सम्राट निस्संदेह शतरंज का खिलाड़ी था। हालांकि अब वह बमुश्किल शतरंज खिलाड़ियों की श्रेणी में कदम रख पाए थे, लेकिन पहले उन्हें शतरंज के मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। युद्ध के सम्राट ने उसे 4 राज्यों की भूमि प्रदान की। चाकू से लोगों को मारने का उसका कोई इरादा नहीं हो सकता है। वैसे भी उन्होंने अच्छा काम किया। जहां तक बात की मुसीबतों का सवाल है, युद्ध का सम्राट उन्हें सहन करेगा। कम से कम उसे कोई स्पष्ट बड़ी समस्या तो नहीं होगी। यह एक जीत जीत की स्थिति है। टेहरान ने 4 राज्यों की भूमि जीत ली है और युद्ध सम्राट को लाभ का एक और स्रोत प्राप्त हुआ है। धन संवर्धन के 4 तत्वों में से एक अपरिहार्य है। सम्राटों की खेती द्वारा उपभोग किए जाने वाले संसाधन सामान्य लोगों के लिए अकल्पनीय है। ये जिवेन की धन इकट्ठा करने की अनौपचारिक पद्धति के अलावा, अधिकांश सम्राट इस पद्धति से धन इकट्ठा करते हैं, चाहे जातीय समूहों से या स्वस्थापित संप्रदायों से। अधिकांश कारण पर्याप्त संसाधन प्राप्त करना है। उस समय तुम्हें जिवेन को अनिवार्य रूप से इस रास्ते पर जाना होगा। ये संसाधनों का एक स्थिर स्रोत है और वह केवल टेहरान पर भरोसा कर सकता है। इसलिए वह टेहरान को 4 राज्यों को स्थिर करने में मदद करना चाहता है। यह उनकी नींव और उनका भावी सहायक है। स्वाभाविक रूप से वह जाने नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या भगवान राजवंश में
पहले कोई नहीं था, ये जिवेन ने पूछा। टेरेंस को इतनी बुरी तरह दबाया गया कि गुआंगमिंग परिवार ने भी उन्हें धमकाया। ये ठीक नहीं लगता, यह मूल रूप से कोई था। बाद में मास्टर के चले जाने के बाद जो वयस्क हमारे परिवार की मदद कर रहा था वह भी अप्रत्याशित रूप से गिर गया। बादशाह ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं तो टेरान ऐसा क्यों होना चाहिए? अच्छा ऐसा है, ये जिवेन ने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि टेरांस ऐसे दिखते हैं जैसे उनके पास पिता या माँ का प्यार नहीं है। पता चला कि बेकर गिर गया है। हालांकि ये जिवेन ने हमेशा महसूस किया है कि दूसरों पर भरोसा करना खुद पर भरोसा करने से बेहतर है। कभी कभी आवश्यक बाहरी ताकतों पर भरोसा करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन सौभाग्य से गश्ती दूत अब वापस आ गया है। यह मेरे टेरान के लिए हृदय गति बढ़ाने वाला भी है। फैंग यी का रास्ता। ये जिवेन ने कुछ नहीं कहा। उनकी खेती अभी भी खराब है। आखिरकार दुनिया अब भी ताकत से बोलती है। मैं जल्द ही सृष्टि के भगवान के पास जाऊंगा और तुम्हें 4 राज्य दूंगा। हालांकि मैंने अधिकांश कांटों को सुलझा लिया है और बाकी के साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आसपास के अन्य राज्यों को शुरू नहीं करना चाहिए जब तक उन्हें स्थिति का पता नहीं चल जाता। आप इस अवसर का उपयोग 4 राज्यों की सेनाओं को पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए करते हैं। उस समय टेरांस के पास एक मौका होगा कि आपके पास अपनी रक्षा करने की क्षमता है। ये जिवेन ने पूछा। यदि गश्ती दूत सृजन के देवता की राजधानी में जाना चाहता है तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वहां अंधेरे परिवार, उज्जवल परिवार, पत्थर परिवार और लीज की भूमि के बारे में बातें हैं। मुझे डर है कि कुछ लोग हैं तुम्हें परेशान करने का इंतजार कर रहा हूँ। फैंग यी ने जल्दी से कहा। सृष्टि के देवता की पूंजी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता है कि यह कहाँ है। यह सृष्टि के संपूर्ण ईश्वर और यहाँ तक कि सृष्टि के संपूर्ण संसार का मूल है। यह सृष्टि के देवता की राजधानी है। सृजन के देवता राजवंश में न जाने कितने विशेषज्ञ बैठते हैं। पानी की गहराई बाहरी लोगों की कल्पना से परे है। सृष्टि के ईश्वर की तुलना में मानव राज्य जहां मानव जाति स्थित है वह एक सुदूर देश जैसा है, जिसकी तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। ये जिवेन की ताकत सभी दिशाओं में चलने और अजेय होने के लिए काफी मजबूत है, लेकिन ये सृजन और रसायन विज्ञान के देवताओं के बीच कुछ भी नहीं है। जब तक वह युद्ध सम्राट की ताकत में कदम नहीं रखता, वह सृजन और रसायन विज्ञान के देवताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रख सकता है। मैं समझता हूँ, मैं वहां दीर्घकालिक विकास के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ सृजन के बुगे ज्ञानोदय के लिए जा रहा हूँ। ये जिवेन ने सिर हिलाया। वह सच्चाई को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए उन्होंने सृजन और रसायन विज्ञान के देवता के विकास में युद्ध सम्राट का अनुसरण करने के बजाय रेंजुओ लौटने का विकल्प चुना। अच्छी बात है। फैंग यी ने सिर हिलाया। उसने भाग्य के भूमंडप के स्थान के बारे में सुना था। ये जिवेन की ताकत जितनी मजबूत होगी, टेरान को उतना ही अधिक लाभ होगा। मैं बाकी सब आप पर छोड़ दूंगा। मैं पहले जाऊंगा। यदि आप मेरे द्वारा छोड़े गए ज़ेड तावीज को कुचल देंगे तो मैं इसे महसूस कर सकता हूँ।